अगर आपको सच में इंटरेस्ट है कि आपको डॉक्टर बनना है, मरीज की सेवा करनी है, आप झेल सकते हो वो 12-12 घंटे की, 24 घंटे की ड्यूटी और आपके अंदर है कि मुझे सेवा करनी है, तो जाओ भाई डॉक्टर बनने। अगर आप सोच रहे हो डॉक्टर बन के बहुत पैसा कमाएँगे, तो भाई आज वो ज़माना चला गया है। अब आप सरकारी एग्ज़ाम की बात करो, 4000 वैकेंसी निकलती है, 40 लाख बच्चे फॉर्म भर के बैठ जाते हैं। फिर उसका पेपर कभी कैंसिल हो जाता है, फिर कभी उस एग्ज़ाम में चीटिंग हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स भी हैं। आप गरीब पैदा हुए इसमें आपकी गलती नहीं है, बट आप गरीब रह जाओगे तो फिर ये आपकी गलती है बेटा। मुझे लगता है जितने बच्चे आईआईटी की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, अब यूपीएससी की तैयारी इतना बड़ा मतलब आप सोचो एक तरह से स्कैम ही है और क्या है। तो आज भारत का 2500 बच्चा बांग्लादेश में जाके पढ़ाई कर रहा है। क्या कमी रह गई आपके देश में? भारत के बच्चे फंसे थे यूक्रेन में, क्यों थे, क्यों वहाँ पे? यूक्रेन का कल्चर सीखने गए थे, इंटरनेशनल स्टडीज करने गए थे। ये सब फेक बात है, नहीं इसलिए नहीं गए थे। बायजूस से एक चीज सीखने को बहुत स्ट्रांग है, व्हाट नॉट टू डू इन इंग्लिश। क्लास 6 के बच्चे को यूपीएससी का कोर्स चिपका देना, व्हाट इज दिस? तो गांव में जो स्कूल्स हैं वहाँ लड़कों को मोबाइल फोन दे रहे हैं पढ़ने के लिए, लड़कियों को मोबाइल फोन भी नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए। पेरेंट्स को ही डर है कि बच्ची बिगड़ जाएगी और भाग जाएगी। एंड वी ऑलवेज से कि हम गांव तक पहुंचे हैं, बट नहीं पहुंचे हम उस गांव में। Hi Alak, welcome to After Hours Season 4 powered by Pulse. Thank you so much for coming. I have to confess मैंने आपके इतने सारे वीडियोस देखे हैं इंटरनेट पे एंड इवन तो आई एम वे बियॉन्ड द एज जहाँ मुझे कोई एग्जाम देना है, बट मुझे आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग लगती है। आई थिंक जो इम्पैक्ट आपका आपके स्टूडेंट्स पे है वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। सो कंग्रेचुलेशंस ऑन ऑल द सक्सेस, बट ऑल्सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव दिस चैट विद यू एंड आने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बहुत थैंक यू बुलाने के लिए मैम, और चाय के लिए बहुत थैंक यू, चाय बहुत अच्छी है। आप मुझे मैम क्यों बुला रहे हैं? पहले तो मुझे ये बताइए। आई थिंक हम लोग का फील्ड ऐसा है कि हम लोग हर किसी को सर मैम बोलते हैं, तो हमें आदत पड़ जाती है। एजुकेशन एक डिफरेंट सेक्टर है, जहाँ हर किसी को हर टीचर को रिस्पेक्ट से देखना पड़ता है। तो हम डे टू डे लाइफ में बोला कि ये वाले एक्स सर आ गए, वाई सर आ गए, राजवंत सर आ गए, मार सर आ गए, तो हमारे मुँह पे चढ़ जाता है समाप्ति मैम आ गए। तो हमारी तो दिक्कत ये है कि हम अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं तो भी सर निकल जाता है आजकल। रियली? हाँ। तो मैं अगर आपको सर ना बोलूँ तो वो डिसरिस्पेक्टफुल नहीं, है? नहीं, नहीं, अरे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट नहीं है। आई थिंक सर बोलने या मैम बोलने से रिस्पेक्ट नहीं होती, दिल से होती है लोगों को। हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि बोलते-बोलते हम लोग के मुँह पे चढ़ जाता है। फेयर इनफ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप इफ आई एम नॉट मिस्टेकन एक कॉलेज ड्रॉप आउट हुँ, रहे हैं, हुँ, ऐसा मेरी रिसर्च में मुझे हुँ, बताया गया है, और आप इंजीनियरिंग कर रहे थे, हुँ, मैकेनिकल। हुँ, हुँ। हमारे देश में सब लोगों को या इंजीनियर या डॉक्टर क्यों बनना है? और क्यों नहीं है कोई प्रोफेशंस जो हम परस्यू करना चाहते हैं? लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ ऑप्शन की अवेयरनेस जो है, आई थिंक बच्चों को आज की डेट में तो इंटरनेट आ रहा है, अब धीमे-धीमे पता भी चल रहा है। जिस ज़माने से हम लोग आते हैं उस समय इंटरनेट भी नहीं था, और एक ही चीज़ पता होती थी कि इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ तो जीवन सफल हो जाएगा। और इसमें मुझे लगता है कि हमारे माँ-बाप की इनसिक्योरिटी ज़्यादा थी। हुँ, हमारे माँ-बाप लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं, मेरी मम्मी स्कूल में पढ़ाती थी, घर-घर जाके ट्यूशन पढ़ाती थी, पिताजी रोड-वोड बनाने का काम करते थे। तो हमें लगता है वो जो एक बैकग्राउंड होता था, उस ज़माने में ये समझा जाता था कि जो इंजीनियर्स बनते हैं वो बहुत पैसे कमाते हैं, जो कि सच बात भी थी। उस समय भाई सरकारी जॉब ऐसी होती थी कि लोगों को बुला-बुला के दी जाती थी, कहा जाता था कि सरकारी जॉब निकालना इतना मुश्किल नहीं हुआ करता था उस ज़माने में, और हुँ, इंजीनियर्स को बाबू साहब बोलते थे। तो हमारे पिताजी लोग ने, दादाजी लोग ने वो इज़्ज़त होते हुए देखा इंजीनियर्स की, डॉक्टर्स की। तो उनके मन में ये चीज़ बस बस गई कि जो इंजीनियर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, ये बड़ी चीज़ है। धीमे-धीमे अवेयरनेस भी नहीं आई कि और बहुत सारी फ़ील्ड हैं जिसमें बच्चा अच्छा कर सकता है। तो धीमे-धीमे बच्चों का जो हुआ कि उनका जो इंटरेस्ट, तो मुझे नहीं लगा कभी भी ऐसा था। मतलब मुझे पता ही नहीं था पहले साल इंजीनियरिंग में जाते वक़्त कि इंजीनियरिंग होता क्या है? हम में से शायद किसी को नहीं पता होता जो इंजीनियरिंग करने जाते हैं। और इसी ट्रेंड के चलते मेरे ख्याल से भारत के मैक्सिमम बच्चे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की तैयारी करने लगे। पर आप सिलेक्शन रेशियो देखो, या आप अब आज की डेट में तो एम्प्लॉयबिलिटी भी देख लो, नहीं है हुँ, इतनी एम्प्लॉयबिलिटी। आज की डेट में आईआईटीज़ की भी आप एम्प्लॉयबिलिटी देख लो तो इतना अच्छा एवरेज पैकेज आईआईटीज़ का भी नहीं है। कहने को बोल देते हैं किसी आईआईटी से 1 करोड़ का पैकेज लगा, 70 लाख का पैकेज लगा, पर कितनों का लगा? बहुत आउटलायर है ये नंबर, कितनों का लगा ना, ये बहुत कम बहुत का। मुश्किल चीज़ है। मतलब आज की डेट में हम लोग हायरिंग करने जाते हैं फिज़िक्स वाला के लिए, अपनी टीम के लिए हायरिंग करना चाहते हैं, तो आईआईटीज़ से आपको 10 एलपीए, 8 एलपीए पे भी बच्चे मिल जाते हैं जो जॉब करने को रेडी हैं। 8 लाख पर एनम इज़ नॉट समथिंग जो इंडिया के टॉप मोस्ट 1% स्टूडेंट को मिलना चाहिए। क्योंकि आप हो तो 100% टॉप मोस्ट 1% ही बच्चे तो थे आप। या तो मुझे लगता है ये एक जो ट्रेंड था वो टूट नहीं रहा है। अब विथ इंटरनेट कमिंग इन बच्चों ने बहुत सारा एक्सपोज़र हुआ है, बच्चों को नई-नई फ़ील्ड पता चलनी स्टार्ट हुई है। अगर आप देखो 2014 में मैं बात करूँ, 2014 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गिविंग आईआईटी एग्जामिनेशन वर क्लोज टू 10 to 12 lakhs। और आप 2024 में देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर गिविंग आईआईटी एग्जामिनेशन इज स्टिल 12 to 14 lakhs। तो हुँ, ट्रेंड तो रुका है।
हम्म आईआईटीज के लिए। हम्म अब मैं ये नहीं कहूँगा आईआईटीज का क्रेज कम हुआ है, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको इंजीनियरिंग के सिवा कुछ और सोचना था वो सोचने लगे हैं। तो हम्म आप देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग एग्जाम्स दे रहे थे वो ट्रेंड घटता जा रहा है, जो हम्म कि अच्छी बात है। अभी नीट के केस में ऐसा नहीं कह सकते डॉक्टर बनने में, क्योंकि वहाँ नंबर लगातार बढ़ रहे हैं। इस साल थोड़े से घटे हैं, बट वहाँ नंबर अभी भी लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। तो एक जो ऑब्सेशन है ना पेरेंट्स का कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, तो बहुत बड़े इंसान बनेंगे। द एवरेज सैलरी ऑफ इंडियन डॉक्टर इज ऑल्सो नॉट सो मच। अगर आप इस चीज़ को भी देखो, मैं बच्चों को बहुत समझाता हूँ, अगर आपको सच में इंटरेस्ट है कि आपको डॉक्टर बनना है, मरीज की सेवा करनी है, आप झेल सकते हो वो 12-12 घंटे की, 24 घंटे की ड्यूटी, और आपके अंदर है कि मुझे सेवा करनी है, तो जाओ भाई डॉक्टर बनने। अगर आप सोच रहे हो डॉक्टर बन के बहुत पैसा कमाएँगे, तो भाई आज वो ज़माना चला गया है। पहले आप एमबीबीएस करो, उसके बाद आप एमडी एमडी, हाँ, पीजी करो, एमएस करो, उसके बाद आप स्पेशलाइज़ेशन करो, सुपर स्पेशलाइज़ेशन करो, और तब तक आप 40 साल के हो जाओगे। हाँ, वहाँ जाके पैसा है, पर आर यू ओके कि आप इतना टाइम इन्वेस्ट करने के लिए, इतना पढ़ाई करने के लिए रेडी हो? अगर पैसा ही आपका एम है, तो और भी ऑप्शंस थे लाइफ में जिससे ये पैसा आप कमा सकते थे। हम्म तो आई थिंक ये एक जो ऑब्सेशन रहा इंडियन पेरेंट्स के अंदर इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का, और इस ट्रेंड को ना तोड़ने वाले लोग, कहीं न कहीं हम कोचिंग वाले भी इसके लिए ज़िम्मेदार तो थे ही। इसको और ग्लोरीफाई करते गए लोग कि आईआईटीज़ में जाओगे तो ये होगा। मतलब आज इंटरनेट पे इतने सारे वीडियोज़ आप देखो, लोग आईआईटी को अभी भी इतना ग्लोरीफाई करते हैं कि आप आईआईटीएन बन जाओगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट की से बात हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा। नहीं होता है ऐसा यार। तो मैं तो कभी बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई नहीं करता हूँ कि आप आईआईटी बनोगे या डॉक्टर। मैं तो जैसे आपने बोला, मैं तो हम्म बोलता हूँ बेटा मैं तो 12th पास हूँ, स्टिल आई मेड इट इन लाइफ। तो व्हाई हम्म कांट यू मेक इन लाइफ हम्म विदाउट बीइंग गोइंग इनटू आईआईटी? सो हमें लगता है कि अब धीमे-धीमे ये ट्रेंड इंटरनेट के आने के बाद टूटेगा। यूट्यूब, सोशल मीडिया, आजकल ऐसे-ऐसे प्रोफेशन, दिस इज़ अ प्रोफेशन इफ यू सी। या किसने सोचा था कि पॉडकास्ट से इंसान पैसे बना सकता है? ये भी एक मतलब इंडस्ट्री, इस तरह कितनी इंडस्ट्रीज़ नई-नई बनती जा रही है। आजकल बच्चों को एक्सपोज़र है, कुछ गेमर्स बन रहे हैं, कुछ यूट्यूबर्स बन रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं। अभी धीमे-धीमे ट्रेंड टूट रहा है, बट इट विल टेक अनदर 10 इयर्स फॉर दिस होल शिफ्ट टू टेक प्लेस। हम्म Yeah, as you mentioned, one of the motivators you were कि parents की insecurity led them to encourage their kids कि आप engineer हुँ, बनो क्योंकि उसमें पैसे, हुँ, ये जो perception थी कि उसमें हुँ, पैसे ज़्यादा मिलते हैं. हुँ। What are you driven by, Alak? टू बिकम इंजीनियर। No, in life. What are you driven by? Like, what is the purpose that you believe you're solving? Are you driven by money? Are you driven by, sort of your passion towards just teaching? What is it? मैम मुझे लगता है ना ये चीज़ समय के साथ चेंज होती है इंसान की लाइफ में। तो मैं बात करूँ कि जब मैं छोटा था तो मैं ट्यूशन्स पढ़ा रहा था घर-घर जाके, और किराए के घर पे हम लोग स्लम पे रह रहे थे। तो उस टाइम तो एक ही चीज़ से ड्रिवन थे ना कि पैसा। तब मुझे नहीं पता था ना कि भला करना है, अच्छा करना है। अच्छा और गलत सब समझ में आता है जब आपके पास पैसे हो जाएँ जीवन में। जब तक इंसान गरीब होता है सिर्फ़ पैसा समझ में आता है। उस समय कुछ सही गलत ये सारी चीज़ें नहीं। तो तब तो मेरा यही एम था कि पैसे कमाने हैं क्योंकि घर का किराया देना है। पैसे कमाने हैं क्योंकि मम्मी ने जैसे अपनी होती है ना, मतलब लोअर मिडिल क्लास में होता है कि ज्वेलरी आप अपनी गिरवी रख देते हो, और अब जो गिरवी चीज़ आप जब समय पे जाके पैसा वापस नहीं करते हो तो वो जब्त हो जाती है। तो मेरे मन में ये था, छोटा बच्चा हूँ मैं 8th क्लास का, तो मेरे मन में था यार मम्मी की ना, यार कान की बाली मेरे चक्कर में रख गई है और आई नहीं है। तो वो मन में एकदम घुसा हुआ था कि यार पैसा कमाना है, मम्मी के लिए बाली लेके आनी है। ये नहीं है कि पैसा कमाना है, बड़ी कार खरीदनी है, बस बाली लेके आनी है क्योंकि मेरे लिए चली गई वो, मेरी पढ़ाई के लिए चली गई। तो उस समय मैं ड्रिवन था सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे से कि पैसा कमाना है, मम्मी के लिए कपड़े खरीदने हैं, मुझे अपना कहीं न कहीं अपने घरवालों को इस स्लम से बाहर निकालना है, एक अच्छे घर में ले जाना है। ये इच्छाएँ थी मन में उस समय कि बहन के लिए कुछ करना है, पापा के लिए कुछ करना है। समय के साथ-साथ जब पैसे ठीक आने लगे जीवन में, उसके बाद फिर मैं ड्रिवन हो गया कि यार कि जैसा मैं था, जैसे मैं अपने टाइम पे चाहता था कि मैं एक अच्छी पढ़ाई कर पाऊँ, किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जा पाऊँ। मेरे को कोटा जाने का बड़ा मन था, क्योंकि बड़ा नाम सुनते थे कोटा में आईआईटी की तैयारी होती Hmm. है। मुझे लगता है आपने भी सुना होगा Of कि, course, of course. तो मेरा बड़ा मन था कि आईआईटी जाना है। तो 10वीं क्लास तक मैं और मेरा एक दोस्त था, नाम नहीं लूँगा उसका, Hmm. बहुत अच्छा, अभी भी बहुत अच्छा दोस्त है। तो हम दोनों पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, और 10वीं क्लास के बाद उसके पिताजी ने उसको कोटा भेज दिया। मैं नहीं जा पाया। आज मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ, उस समय मुझे बहुत जलन होती थी उससे, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता था मैं क्यों नहीं जा पाया यार, और 2 साल बाद उसका आईआईटी निकल गया और मेरा नहीं निकला। तो मैं ब्लेम तो कर ही रहा था इस चीज़ को कि अगर मैं भी गया होता तो मैं भी निकाल देता। शायद नहीं निकलता, पर मुझे लगा कि कहीं न कहीं इक्वल अपॉर्च्युनिटी हम दोनों को नहीं मिली। Hmm. उसे मिली, मुझे नहीं मिली। मुझे उन टीचर का एक्सेस नहीं मिला, मुझे वो कंटेंट नहीं मिला, मुझे वो टेस्ट सीरीज़ नहीं मिली, जिसको पढ़ के वो आईआईटी निकाल सकता है, और उसकी निकल गया है। तो जब मैं लेटर हाल्फ अपनी लाइफ़ में आया, जब मैं यूट्यूब पे पढ़ाने स्टार्ट किया,
ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाता था, उसके बाद जब यूट्यूब पे आया तब मुझे ये चीज़ सबसे ज़्यादा फील हो रही थी कि अभी मेरे जैसे बहुत से बच्चे होंगे जो ऐसे मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास घर में होंगे, जो कोटा जाके 1.5-2 लाख की फीस दे के पढ़ाई नहीं कर सकते, तैयारी नहीं कर सकते, जो आईआईटी का या मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म तो भरते हैं पर एक्चुअली उसकी तैयारी नहीं कर पाते हैं। हम्म, अगर आप डेटा देखो तो 2019 तक का ये डेटा है कि 15 लाख बच्चे करीब मेडिकल एग्जाम का फॉर्म भरते थे, जिसको नीट बोलते हैं। हम्म, 15 लाख में से कुछ 1,40,000 बच्चे या 1.5 लाख बच्चे ऐसे होते थे जो महंगी कोचिंग जाते थे और उससे तैयारी करते थे। उस समय के आप कट ऑफ भी देखो तो कट ऑफ भी बहुत कम हुआ करते थे, है ना? 500 550 एक अच्छा स्कोर माना जाता था। आप पिछले साल का डेटा देखो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अप्लाई करते हैं वो आज की डेट में 24 लाख 20 लाख के आसपास आ गए, 24 लाख के आसपास। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो तैयारी करते हैं किसी कोचिंग से वो बढ़ के आज 15 लाख हो गया है। हम्म, ये मेरे अंदर था कि मेरे को यार वो जो पढ़ाई वहाँ मिल रही है ना, जो 1.5 लाख 2 लाख फीस दे के बच्चा जो क्लासरूम के अंदर जाके पढ़ रहा है, वो पढ़ाई हर बच्चे तक पहुँच जाए। तो एक हम्म, टाइम पे मैं इस चीज़ से बड़ा ड्रिवन था कि जो आईआईटी और मेडिकल की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी इसको सस्ता करते हैं और हर बच्चा तैयारी कर पाए, डेमोक्रेटाइज़ करते हैं। अच्छा, मेरा क्या था कि ऐसा कोई बैकग्राउंड था नहीं, बड़े गरीब घर से थे, तो भगवान ने जितना पैसा दिया बहुत ज़्यादा लगता था। तो मेरे को तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था ना मेरे ऊपर कि मेरे को बहुत पैसे बनाते जाने हैं, रेवेन्यू बनाता जाना है या ये मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने नहीं सोचा था कि आप जब कम प्राइस पे बेचोगे तो बहुत सारे बच्चे आके खरीद लेंगे, ये सब नहीं था मेरे दिमाग में। मेरे दिमाग था कि हाँ, कम बिकॉज इट इज ईदर गेम ऑफ वॉल्यूम और मार्जिन ना। ये सब टर्म्स नहीं पता थे ना। हाँ, ये ये सब टर्म्स तो बाद में समझ में आए कि हम्म, वॉल्यूम का गेम है अपना, 1:2 मैनी का रेशियो बना लेते हैं हम लोग, इस चक्कर में हो जाता है, हम्म, टेक्नोलॉजी हेल्प करे, सब तो बहुत बाद में। तो उस टाइम मेरा एम यही था कि मेरे को किसी तरह से फीस कम करनी है और बच्चा तैयारी करे। तो आज की डेट में आप देखो बहुत सा बच्चा ऐसा है जो सस्ते कोर्स, इट्स नॉट ओनली अबाउट कि द ब्रांड आई एम वेयरिंग फिजिक्स वाला। 2020 तक ऐसा नहीं था कि कोई 5,000 के कोर्स बेच रहा हो, सबके 80,000, 1 लाख, ऑनलाइन कोर्स भी सबके इतने ही थे, वन टू मैनी के भी इतने ही थे। आज आप देखो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, एंड आई अप्रिशिएट देम, मैं तो बहुत खुले में अप्रिशिएट करता हूँ। आप अन अकेडमी ले लो, आज आप वेदांत, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं होती कोई नाम लेने में। अन अकेडमी हो गया, आज वेदांतु हो गया, आज अभी वो आए थे आपके पास हिमांशी मैम, करियर विल हो गया, हम्म, आप रोजगार विद अंकित देख लो। मतलब आज इतने प्लेटफॉर्म, बहुत सारे यंग बच्चे हैं पढ़ा रहे हैं आजकल, अभी मैंने देखा 9-10 में बहुत अच्छे बच्चे पढ़ा रहे हैं। अभी आप सबके कोर्स का प्राइस देखो, 2,000, 3,000, 5,000, 6,000। तो इट्स अ होल अ, एक फ्रेश वेव आ गई, जहाँ पे सबने ये चीज़ रियलाइज़ की कि हाँ यार, कम प्राइस में रखेंगे तो बहुत सारा बच्चा पढ़ पाएगा और अल्टीमेटली हमारा भी भला होगा, उनका ही भला होगा। नाउ दिस इज़ मी 1 ईयर बिफोर। पिछले 1 साल से अब मुझे लगता है कि मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया है। मेरे को पहले 2-3 साल लगा कि हाँ यार, मैंने कुछ कर दिया है और बहुत एप्रिसिएशन मिला, बड़े अवार्ड्स मिले, बड़ा रिकॉग्निशन मिला। आपने भी देखा भाई, मतलब मेरे तो प्राउड की बात है कि आप जैसे लोग हम लोग को देख लेते हैं। मतलब मैं इस काबिल हो गया हूँ कि मंचों पे चढ़ रहा हूँ, कोई मंत्री अवार्ड दे रहा है, ये सब तो चीज़ें बड़ी मुझे को फ़ैसिनेटिंग लगती थी, पापा बड़े खुश थे। पर पिछले 1 साल से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तो वही कह रहा हूँ मैं, लगातार एम चेंज हो रहा है। अब मुझे लग रहा है कि एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी की फ़ीस कम कर देना, ये कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी किया है तुमने अलक पांडे। मतलब इससे थोड़ी इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि आईआईटी की तैयारी की फ़ीस कम हो गई, नीट की तैयारी की फ़ीस कम हो गई। तो मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सो नाउ व्हाट आई एम ड्रिवन बाय नेक्स्ट व्हाट आई एम ड्रिवन बाय इज़ 2 थिंग्स, इम्प्रूविंग स्कूल्स इन इंडिया, हम्म, बेसिक स्कूल्स, एंड जो आप हम लोग शुरुआत में बात कर रहे थे, मोर करियर अपॉर्च्युनिटीज़। हम्म, आईआईटी नीट के सिवा आज के डेट में 25 लाख बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है। सरकारी कॉलेज में 40,000 जाएगा, बचा हुआ 40,000 प्राइवेट में जाएगा। सरकार कह रही है सीट हम डबल कर देंगे 5 साल में। चलो मैं 5 साल का हिसाब लगाता हूँ, तो भी आपके पास कुछ 80,000 गवर्नमेंट सीट होगी। इसके बाद जो 80,000 प्राइवेट सीट होगी, वहाँ पे जाने के 1 सवा करोड़ रुपए लगते हैं और वो भारत नहीं है जो सवा करोड़ रुपए दे पाए, करेक्ट, है ना? सच्ची बात है वो तो, हम लोग भी फेयर ऐसे घर इनफ। से नहीं आते हैं, भले ही लाइफ में आप सही कर लिया। तो उसके बाद भी आप देखो 24 लाख बच्चा क्या करेगा? 23 लाख बच्चा क्या करेगा? कुछ उसमें से बीडीएस लेकर चला जाएगा, कुछ फार्मा में चला जाएगा, कुछ आयुर्वेदा में चला जाएगा। फिर भी 20 लाख बच्चा क्या करेगा? तो 20 लाख बच्चा फिर तैयारी करेगा, अपने जीवन के 4-5 साल बर्बाद कर देगा। धीमे-धीमे उसकी उम्र हो जाएगी, फिर वो हम्म, डिप्रेशन में जाएगा। तो मुझे अब इस चीज़ की फ़िक्र है कि एक्चुअली बच्चा क्या, और मैं तो ये सिर्फ़ नीट की तैयारी का बोल रहा हूँ। आप सरकारी एग्ज़ाम की बात करो, 4,000 वैकेंसी निकलती है, 40 लाख बच्चे फॉर्म भर के बैठ जाते हैं। हम्म, 4,000 वैकेंसी के लिए। फिर उसका पेपर कभी कैंसल हो जाता है, फिर कभी उस एग्ज़ाम में चीटिंग हो जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स भी हैं। मुझे ये सारी प्रॉब्लम बड़ी दिखती है कि अब यहाँ से जो मुझे भारत दिखता है, वो दिखता है कि जॉब्स कैसे बनेगी, हम्म, लाइवलीहुड कैसे बनेगा, लोग पैसे कैसे कमाएँगे और बेसिक पढ़ाई कैसे सही होगी। मतलब हम्म, आज इंडिया का आप लिटरेसी रेट देखो, सो हम लोग कहते हैं हमारा लिटरेसी रेट है 74%, कि 74% भारत लिटरेट है। और आप अमेरिका का लिटरेसी रेट देखो तो वो है 79%। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि अमेरिका से हम ज़्यादा दूर नहीं है, 5 ही परसेंट है अमेरिका हम्म, से, तो हम तो कवर कर लेंगे। बट आप डेफिनेशन ऑफ लिटरेसी देखो, हमारी और अमेरिका की अलग है।
हुँ, हम कहते हैं एक इंसान जो लिख सकता है, पढ़ सकता है किसी भी भाषा में, बेसिक पैराग्राफ को, हम कहते हैं वो लिटरेट है। अमेरिका ऐसे डिफाइन नहीं करता। अमेरिका बोलता है कि इंसान जो लिख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, उसको यूज़ करके अपना गोल अचीव कर सकता है, नॉलेज डेवलप कर सकता है, वो लिटरेट है। तो ये 5% का गैप नहीं, ये 50% का गैप है। हमारी ट्रू। डेफिनेशन ही लिटरेसी की इतनी सिंपल रखी गई है। मुझे लगता है इन चीज़ों पे ज़्यादा मुझे वर्क करना है, सरकारी स्कूल्स के ऊपर, बेसिक स्कूल फैसिलिटीज़ के ऊपर, जॉब्स के ऊपर। दिस इज़ माय नेक्स्ट एम। तो माय एम इज़ चेंजिंग विथ लाइफ। कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। कॉन्स्टेंटली पता नहीं डिग्रेड हो रहा है कि इवॉल्व नहीं, ये तो नहीं पता। इवॉल्व ही हो रहा है, इवॉल्व ही हो रहा है, डेफिनिटली इवॉल्व हो रहा है। पर मुझे एक बात बताओ, ये जैसे आपने बोला, गिवन दैट योर सॉर्ट ऑफ चाइल्डहुड वाज़ वेरी स्ट्रगलसome व्हेन इट केम टू मनी, है ना? ये स्टोरीज़ आप बता चुके हैं कि 3-3 4-4 साल जूते नहीं खरीदे नए, आपके आस-पास के दोस्तों के पास फैंसी पेंसिल बॉक्सेस होते थे, आपके पास नहीं थे, घर बेचना पड़ा, पहले रेंट पे देना पड़ा, ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स। हुँ, आज आपको क्या फ़ील होता है? डू यू एवर फ़ील हैविंग बिकम सो अकम्प्लिश्ड के डू यू फ़ील वर्दी ऑफ इट? डू यू एवर फ़ील इम्पोस्टर सिंड्रोम? डू यू फ़ील लाइक ऑफ कोर्स आई डिज़र्व दिस? क्या फ़ीलिंग क्या है आपको आज? इम्पोस्टर सिंड्रोम ये तो आपने बहुत गहरा बोल दिया। इम्पोस्टर सिंड्रोम तो ऐसा कभी-कभी हिट करता है कि ये बड़ा अजीब है, ये अभी रिसेंटली शुरू हुआ है। आई हुँ, थिंक जब इतना आप ज़िंदगी में पैसा कमा लेते हो, नाम कमा लेते हो, तो एक टाइम बाद आपको लगता है कि ये सच में आपकी मेहनत का है या नहीं है। हुँ, कहीं आप कुछ और तो नहीं बने थे जिसकी वज़ह से ये सब आपको जीवन में मिला था, आप सच में ऐसे नहीं हो। तो ऐसा हुआ मेरे साथ कि ये फीलिंग कभी-कभी डाइजेस्ट नहीं होती है कि ऐसा अच्छा जूते की बात आपने की, मैं जूते को लेके बहुत खुश हूँ। अभी भी ऐसा नहीं बहुत फैंसी जूता पहनता हूँ, मैं ये वाला ही पहनता हूँ और बहुत कंफर्टेबल लगता है। ये महँगा होगा मुझे लगता है 7-8 हज़ार का तो होगा ये जूता। हुँ, मतलब मेरे हिसाब से महँगा है, अब किसी को लगेगा अरे यार तुम तो बिलियनेयर हो, तुम्हारे लिए तो बहुत सस्ता है। पर हम जिस घर से आते हैं हम पहनते थे एक आता है, एक मैम नेपाल का जूता आता था, नाम नहीं याद आ रहा है मुझको और ₹250 का आता था, बड़ा कंफर्टेबल होता था। मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, अब बचपन में हम लोग बड़ा पहनते थे उसको। नाम नहीं याद पा रहा है, हम लोग जाते थे ठेले से खरीदते थे ₹250 का। अब वहाँ से मैं यहाँ पे पहुँच गया, मुझे लगता है यही बहुत बड़ी जीत है जीवन में और मुझे एक ही तरह का जूता पहनता हूँ, बहुत कंफर्टेबल है और ऐसे जूते मेरे 1 महीने 1 साल चलते होंगे, उसके बाद फिर मैं चेंज हो जाते हैं। पिताजी बचपन में बहुत परेशान करते थे कि तुम्हारे पैर में कीले लगे हैं अलग। हुँ, अब लड़कों का ऐसे ही होता है भाई, मतलब मेरी दीदी को जूता दिला दो 4 साल चलेगा, 5 साल। हमें जूता दिलाओ 6 महीने में उसमें छेद हो गया, फट गया, मुड़ गया। एक तो फीता बंद होने में हम लोग पैर डालते थे अंदर की वो लेस हुँ, खोले बिना उसको। तो अब मुझे लगता है इस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है जीवन में। ये यही मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग है। और जितना पैसा मैंने जीवन में कमाया मैं खर्च नहीं कर पा रहा हूँ। ये भी एक मतलब इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव आई नो। अब ऐसा नहीं खर्च नहीं कर सकते, शायद इतनी ज़रूरत ही नहीं थी, अब ऐसा लगता है कि इसका इतना खर्च ही नहीं है। हुँ, तो अब उसको सही जगह पे सोचने लग गए। किसी बच्चे की कॉलेज फीस नहीं होती है तो उसको कॉलेज फीस दे दिया, कोई बच्चा गाँव का है सेलेक्ट हो गया, कॉलेज में रहने का पैसा नहीं है तो वो दे दिया, कोई एंटरप्रेन्योर कुछ स्टार्ट करना चाहता है उसको पैसा चाहिए, गाँव से कोई एंटरप्रेन्योर आया उसको पैसा दे दिया। तो अभी तो ये वाला काम करते हैं तो इससे जो आप बोल रहे हो ना इम्पोस्टर सिंड्रोम उससे थोड़ा बच जाते हैं। हुँ, एट द बैक ऑफ द माइंड लगता है चलो अलग पांडे कुछ अच्छा काम कर रहे हो तुम, ये पैसा सही लोगों को पहुँचा रहे हो। क्योंकि एक टाइम पे मुझे ये फ़ील होता है ऐसा हुआ अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ कि एक ऑफ़िस की एक बड़ी मीटिंग थी काफ़ी उसमें दूसरे एंटरप्रेन्योर्स भी आए थे, मतलब ऑफ़िस की नहीं थी जैसे कॉर्पोरेट मीटिंग हुँ, हुँ, होटल्स में हुँ, होती है ना ताज-वाज में। हुँ, 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 तो उसमें बड़े-बड़े एंटरप्रेन्योर्स एकदम बहुत बड़े-बड़े एंटरप्रेन्योर्स इंडिया के सब बैठे थे और उसमें पीयूष गोयल जी बैठे हुए थे, वो एड्रेस कर रहे थे। आफ्टर दैट आई केम टू होम और फिर मैं रात में जब घर आया तो मुझे बहुत अंदर से गिल्ट सा फ़ील हो रहा था कि मैं सही काम कर रहा हूँ कि गलत काम कर रहा हूँ मतलब हुँ, सही भी है कि ये गलत है जिस तरह से पैसा कमा रहे हैं, लगता है कभी-कभी। तब फिर मुझे लगा नहीं यार इसका फिर यही तरीका है अलग पांडे कि जो पैसा कमा रहे हो उसको सही जगह पे लगाते रहो, अपनी इच्छाएँ पूरी करो, पर साथ हुँ, में इसको सही जगह पे इस पैसे को लगाते रहो, लगाते रहो। आई थिंक हार्ड वर्क मेरे जैसे बहुत से लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं। आई एम मोर लकी, आई एम वेरी, वेरी, वेरी लकी आई फील कि मैं बहुत ज़्यादा हुँ, किस्मत है, भगवान का बहुत आशीर्वाद है और मेरी माँ का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है कि मैं यहाँ पहुँच गया। बहुत ही ज़्यादा, कुछ तो उन्होंने ऐसा जादू किया है मेरी माँ ने कि मैं पहुँचा हूँ, मुझे बस यही लगता है। वेरी लकी, वेरी हुँ। लकी। पैसे खर्च करने में गिल्टी फ़ील होता है? नहीं, नहीं होता, पैसा खर्च करने में गिल्ट नहीं होता। मैं जब छोटा था या आप समझ लो जब 10वीं-10वीं में होऊँगा, 10th में, 11th में होऊँगा, तब मुझे यही लगता था कि जीवन में इतने पैसे होने चाहिए कि आपको खर्च करने के पहले सोचना ना पड़े। मुझे पता है थोड़ा फ़िल्मी साउंड करता है, हम लोग फ़िल्म देख के बड़े भी हुए हैं, तो दिमाग में बैठ गई थी ये सारी चीज़ें कि इतना पैसा होना चाहिए कि तुम मतलब यही था कि मेरे पास ना पहनने को 2 जीन्स थी हुँ, और 2 ही जीन्स पलट-पलट के बार-बार पहने जा रहे हैं, बहुत बार पहने जा रहे हैं और ये कोई बहुत गरीबी नहीं है, स्ट्रगल नहीं है। आई थिंक सारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बच्चों का यही जीवन रहता है, 2-3 जीन्स होती है, 1-2 जूते होते हैं, इतना ही होता है सबके पास। तो तब मैं ये चीज़ बहुत बोलता था कि इतना पैसा हो ना कि रोज़ नई जीन्स पहनूँगा, रोज़ नए कपड़े पहनूँगा और ख़त्म नहीं हो।
तो आज मुझे कोई गिल्ट नहीं होता पैसा खर्च करने के बाद, बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होता। चीज़ें वो खरीदता हूँ जो शायद मेरी ज़रूरत की है, कई बार बेज़रूरत की भी खरीद लेता हूँ, ऐसा लगता है। बहुत सारे कपड़े ऐसे हो जाते हैं जो शायद पहनते ही रखे रह जाते हैं, फिर घर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको दे दिया, ऑफ़िस में कोई गार्ड साहब है उनको दे दिया, तो ठीक है, मतलब कभी ऐसा पैसा खर्च करके मुझे गिल्ट नहीं हुआ। हुँ, फिज़िक्स वाला में होता है। कई हुँ, बार कोई एक्सपेरिमेंट फ्लॉप होता है, तो मुझे लगता है यार कि ये 50 करोड़ रुपए यार यहाँ पे हमने लगाए थे और ये चला नहीं यार, इस 50 करोड़ रुपए में कितने बच्चे पढ़ाई कर सकते थे। वहाँ पे गिल्ट फ़ील होता है क्योंकि वो बड़ा नंबर है। घर हुँ, में क्या ही खर्चा कर लूँगा मैं, भाई जूता खरीद, अब जूता पहन ही लिया मैंने आपको बता दिया, शर्ट है क्या होगी पहन रहे हो, तो घर पे तो क्या ही खरीद लूँगा मैं जो ऐसा हुँ। गिल्ट होगा भाई। 2-3 हज़ार की चीज़, अच्छा एक तो हिम्मत भी नहीं होती ना बड़ा, मैं इतना बोलता ज़रूर हूँ, पर मेरी बहन हो गई, मेरी वाइफ़ हो गई, मेरी माँ हो गई, सबको पैसा खर्च करने में डर आज भी लगता है। उनको आज भी यही चीज़ लगता है, अरे! बड़ा महँगा है, मतलब बट दैट्स व्हाट आई वाज़ कमिंग टू, क्योंकि मेरे जो डैड हैं वो भी मतलब बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से हाँ, आए हैं। बोथ माय पेरेंट्स, हाँ, दे वर्क देयर वे अप, है ना? हुँ, मैं तो बहुत प्रिविलेज में पली-बड़ी हूँ। आई हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ रियली लिविंग अ कंफर्टेबल से भी बहुत ऊपर लाइफ बचपन से। तो मैंने कभी लाइफ में विद द ग्रेस ऑफ गॉड लैक नहीं एक्सपीरियंस किया है। तो बट आई डू अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ सर्टेन इनसिक्योरिटी दैट कम्स विथ लैक। हुँ, बचपन में बहुत लोगों को बहुत लोग डिस्कस करते हैं इस इनसिक्योरिटी के बारे में। तो मैं कभी-कभी अपने जब पापा से बात करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे उनकी आधी लाइफ अब वो बहुत कंफर्ट में ही जी हैं। चाहे बचपन में नहीं थे उनके पेरेंट्स के पास रेंट के लिए पैसे देने हुँ, को, और लैंडलॉर्ड आता था तो एम्बैरेसिंग, ह्यूमिलिएटिंग फीलिंग होती है जब आपके पेरेंट्स नहीं कर पा रहे कुछ या जो भी। उनका बस ये था कि हमें अपने बच्चों को, बोथ माय नानू-नानी एंड माय दादा-दादी, दे वर लाइक कि बच्चों को बस एजुकेट अच्छे में से करेंगे, चाहे उसमें अब जो भी लग जाए, बाकी देखेंगे। तो उनसे बात करते हुए मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि अभी भी उनमें ना वो एक जो बहुत ही मिडिल क्लास पर्सन है वो अलाइव है। और मैं हुँ, कभी-कभी सोचती हूँ हाउ मेनी इयर्स डज़ इट टेक और हाउ मच मनी विल इट टेक फॉर यू टू नॉट फील लाइक दैट पर्सन, कि नहीं हो पाएगा, नहीं, कभी नहीं होता? नहीं हो पाएगा। आप ऐसे जगह से आते हो, आपको 5,000 रुपए की वैल्यू समझ में आती है। जैसे मुझसे कोई बोलता है कि आपका कोर्स आज 5,000 का है, अगर इसको 8,000 का करेंगे तो क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा। लेट अस से कोई एक नया इन्वेस्टर आ रहा है, कोई नया इन्वेस्टर है मीटिंग में आ रहा है और वो कह रहा है कि यार आपका कोर्स 5 का है, इसको आप 3,000 बढ़ा दो, 8,000 कर देते हैं। तो 8,000 में क्या फ़र्क पड़ जाएगा? जो बच्चा 5,000 अफ़ोर्ड कर सकता है, वो 8,000 अफ़ोर्ड कर सकता है। मैंने कहा भाई मैं ऐसे घर से आया हूँ ना कि ₹500 अफ़ोर्ड करने में भी होती है तकलीफ़। तो आई थिंक वो वैल्यू, आप ऐसे घर में रहते हो तो वो वैल्यू आपको समझ में आती है। वो नहीं जाएगा आप जीवन भर, और ठीक भी है, होना भी चाहिए, पैसे की वैल्यू आपको समझ में आनी चाहिए। बट मैं ये सारे बच्चों को बोलता हूँ कि क्या उसको, मतलब कोई सही तरीका नहीं है उसको बोलने का, पर गरीबी में कोई शान नहीं होती भाई। मैं बहुत जितने हम्बल वे में इस चीज़ को बोल सकूँ पर बोलना चाहूँगा कि आप गरीबी को कोई प्राउड मत समझना जीवन की, और आप गरीब पैदा हुए इसमें आपकी गलती नहीं है, बट आप गरीब रह जाओगे तो फिर ये आपकी गलती है बेटा। तो पैसे तो कमाओ जीवन में, पैसा कमाने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा सॉर्ट होती हैं लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम पैसे से सॉर्ट होती है। लोग बोलते हैं पैसा जीवन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, पैसे सब कुछ नहीं हो सकता, बट मुझे लगता है बहुत सारी प्रॉब्लम पैसा सॉल्व कर देता है, बहुत 100% सारी, पैसा बहुत ज़रूरी है, बहुत सारी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप ये बोलो कि आपके जितना भी पैसा हो, आपकी कभी पिताजी बीमार होंगे तो आप क्या कर लोगे? सबसे बेस्ट हॉस्पिटल ले जा सकता हूँ, सबसे जल्दी ले जा सकता हूँ, सबसे महँगी दवा खरीद सकता हूँ। तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ जो शायद मैं गरीबी में नहीं कर सकता था उस कंडीशन में भी। हाँ, कुछ जगह भगवान की मर्ज़ी चलती है तो भगवान की मर्ज़ी चलती है, वहाँ पैसा कुछ नहीं कर सकता। और प्लीज़ मेक मनी, और उसके बाद फिर आप ये सब बोलो कि जीवन में पैसे का कोई काम नहीं, पर पहले आप उसके लिए पैसा कमा लो। मैंने गरीबी भी देखी है और मैंने पैसा कमा के भी देखा है, और मुझसे जब भी आप पूछोगे कौन-सी ज़िंदगी बेहतर है, मैं हमेशा बोलूँगा अमीर होना बेहतर है। मैं कभी अगर मुझे मुझे अगर कभी एक चॉइस मिलेगी कि आप गरीब रहना चाहोगे कि अमीर रहना चाहोगे, मैं बच्चों को कई बार बोलता हूँ। एक तो बच्चों के दिमाग में एक चीज़ धीमे-धीमे लोगों ने डाल दी है कि अमीर मतलब गंदा। ये प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी की। हुँ, हमारे यहाँ कैपिटलिस्ट माइंडसेट को गलत माइंडसेट बोला जाता है। हुँ, प्रेज़ेंट गवर्नमेंट ऐसी नहीं है, प्रेज़ेंट गवर्नमेंट मुझे लगता है फिर भी कैपिटलिज़्म को सपोर्ट कर रही है एट सम लेवल। बट ये अप्रोच अगर हम रखेंगे कि जिस इंसान ने पैसा कमाया वो बुरा इंसान है, वो गलत इंसान है, तो बच्चे इंस्पायर किस चीज़ से होंगे फिर? ठीक हुँ, है, कुछ बच्चे नॉलेज लेना चाहते हैं, कुछ बच्चे रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ बच्चे समाज सेवा करना चाहते हैं, पर बहुत से लोग पैसा कमाना चाहते हैं जीवन में, और क्यों ना कमाएँ? हुँ, मतलब अंटिल यू हैव मनी यू कैन नॉट हेल्प लॉट ऑफ पीपल। आज मैं इतने बच्चों की कॉलेज की फीस दे पाता हूँ, आज मैं तो सस्ता कोर्स कर, क्योंकि मेरे पास पैसे हैं, नहीं होते तो मैं किसी की फीस नहीं दे पाता।
तो मुझे लगता है ये एक चीज़ हटानी पड़ेगी कि आप अमीर लोगों से नफरत करते हो। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग रिच एंड बीइंग रॉन्ग। इसको आप बहुत मिक्स कर देती है हमारी जनता कि वो अमीर है तो वो गलत है। तो आई थिंक अगर आपको बच्चों को कभी भी या किसी भी इंसान को कभी एक चॉइस मिलता है, बहुत सिंपल चॉइस है कि आप अमीर बनना चाहोगे या गरीब बनना चाहोगे, और आप अपने दिमाग से हटा दो कि गलत और सही, मान लेते हैं दोनों सही है, तो आप हमेशा अमीर बनना चाहोगे। Hmm. सो आई थिंक बीइंग रिच इज समथिंग विच यू मस्ट डू, विच यू मस्ट ट्राई इन लाइफ। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ वो एक्सेप्शनली हो गया, मैं मानता हूँ। फिर भी अगर ये भी नहीं होता तो मैं एक लेवल तक अच्छे पैसे कमा लेता। अगर मैं यहाँ नहीं होता तो आज मैं किसी कोचिंग में पढ़ा रहा होता, साल के कुछ शायद 20, 25, 30 लाख रुपए बना रहा होता मैं भी। वो भी मेरी ज़िंदगी अच्छी होती गरीबी से, और मैं उसमें भी खुश होता। तो आई थिंक मेकिंग मनी इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। Hmm. But I think, as you're saying, this perception that we have that rich is wrong, it to a certain extent, I think क्योंकि बहुत सारे privileged लोग अपनी privilege का फ़ायदा उठाते हैं unknowingly, वो ये ध्यान नहीं देते कि they are almost being reckless. तो I think एक तो वो reckless behavior से शायद हुँ। हम उसको जज करते हैं, and some of that judgment may be laced with envy also कि आप आप जो नहीं आपको मिल पाया शायद वो आपको अच्छा ना लगे। हाँ, बड़ी अच्छी लाइन है कि पहले आप अमीर बनना चाहते हो और फिर भी आप अमीरों से जलते हो। तो ये दिक्कत है, बट आपका सही बात है कि बहुत सारे हो सकता हो रिच लोगों ने जो बिहेवियर दिखाया हो वो लोगों को नहीं समझ में आया हो। बट ठीक है, उस चीज़ को कॉर्नर केस समझ के इग्नोर करना चाहिए। बट मैं बता रहा हूँ, आप इन सब बातों के बाद भी आप एक बंद कमरे में आप एक इंसान से पूछो आप अमीर बनना चाहो गरीब, वो हमेशा बोलेगा अमीर बनना चाहता हूँ। Hmm. और उसे सोचना चाहिए ये चीज़। Hmm. What is your greatest insecurity, Alok? ग्रेटेस्ट As on इनसिक्योरिटी date, आज के दिन पे। that I won't be able to change the education system however hard I will try my whole life। मैं नहीं बदल पाऊंगा इस पूरे एजुकेशन सिस्टम को, बिकॉज इट हैपेंड लाइक 6 मंथ्स अगो। तो 6 महीने पहले मैं एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट से मिला, हु होल्ड्स एक्सट्रीम पावर इन एजुकेशन इन इंडिया, हु यूज टू होल्ड, हुँ, जिनके पास भारत की बहुत एजुकेशन की पावर थी, मतलब वो बहुत बड़ी बॉडी के चेयरमैन है। और उनसे मैं मिला, 1 घंटे मैंने बात की। वो मेरे को थोड़ा-थोड़ा जानते थे, थोड़ा नहीं भी जानते थे, काफ़ी एज हो गई है उनकी, रिटायर हुए। उन्होंने बीजेपी के कार्यकाल में काम किया है, कांग्रेस के कार्यकाल में काम किया है, सब में काम किया है और सेंट्रली काम किया। हुँ, उनके साथ मैं 1 डेढ़ घंटा बैठा, उनके रेज़िडेंस पे बैठा, और मुझे लग रहा था इनसे मैं कुछ सीखूँगा और एजुकेशन में कुछ कर पाऊँगा, और वो ही इज़ नोन एज़ वेरी ऑनेस्ट मैन। वो इतने ऑनेस्ट हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर से लड़ाई-वड़ाई कर चुके हैं, उनके ऊपर सारे इल्ज़ाम लगे हुए हैं। 1 डेढ़ घंटा उन्होंने मेरे को बहुत कुछ बताया, और एट द एंड उनकी आँखों में आँसू भरा था। बोले, "अलख, मैं तो नहीं चेंज कर पाया एजुकेशन में, मैं 1% नहीं चेंज कर पाया। तुम कोशिश कर लो, तुमसे चेंज हो पाए तो।" और मेरे फाउंडर, को-फाउंडर मेरे साथ थे प्रतीक। मैं बाहर निकला, हुँ, मेरे एकदम डर लग रहा था, एकदम अजीब-सा फ़ील हुआ। मैंने कहा कर तो हम लोग भी नहीं पाएँगे ऐसा लग रहा है। जब ये इंसान, और वो इतने एजुकेटेड इंसान हैं और इतनी बड़ी पोज़ीशन पे बैठे थे फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो इंसान एजुकेशन मिनिस्टर से मतलब डायरेक्ट 1 टू 1 करके बैठा हो, और वो मेरे को 1 डेढ़ घंटे की कन्वर्सेशन के बाद अपने बुढ़ापे में बोल रहा है कि बेटा मुझसे तो नहीं हो पाया, तुम देख लो अगर कर पाओगे। तो ये एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी कि मैं कुछ भी ट्राई करूँ, पता नहीं मैं चेंज कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। आई थिंक इट नीड्स द सपोर्ट ऑफ मास, इट नीड्स द इंक्लिनेशन ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड एजुकेशन। कर रही है, ऐसा नहीं कहता। बहुत सारी योजनाएँ हैं, पीएम श्री योजना देख लो आप, ग्राउंड के ऊपर डिजिटलाइज़ेशन देख लो, कर रहे हैं, पर वो चेंज आने में कितना मैं देख पाऊँगा कि नहीं, मुझे ये भी लगता है कि मेरे हुँ, होते-होते वो चेंज हो पाएगा कि नहीं। और क्या हमारे कंट्री का फ़ोकस एजुकेशन होगा कि नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं लगता हमारे कंट्री का बहुत बड़ा फ़ोकस भी है एजुकेशन। इट आज भी वी टॉक अबाउट कि सारे बच्चे आज स्कूल जाने लग गए हैं, इतने सारे स्कूल हो गए हैं। बट स्टिल इफ यू सी, जैसे हम और आप यहाँ बैठे हैं, कैमरास लगे हैं, हम कमरे में बैठ के एआई की बात करते हैं, डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। भारत के 50% स्कूल में कंप्यूटर नहीं है। नहीं है, 12th तक नहीं है, बच्चा नहीं सीखा कंप्यूटर, जानता नहीं है 12th तक। अचानक से आके उसको बोलोगे ये डिवाइस कंप्यूटर, और 50% स्कूल है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ 7 लाख स्कूल्स इन इंडिया। हुँ, 7 साढ़े 7 लाख स्कूल में आज भी कंप्यूटर नहीं है। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज़ क्लोज टू 10 करोड़ इंडियन स्टूडेंट्स। 10 करोड़ भारतीय बच्चे आज भी कंप्यूटर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं स्कूलों में थ्रू देयर लाइफ। तो फिर वो कैसे समझेंगे इस डिजिटलाइजेशन, वो कैसे समझेंगे इस पूरी जो तेज़ी से भाग रही है आगे कहानी। हम बात करते हैं कि यार इंटरनेट होना चाहिए, इंटरनेट बहुत ज़रूरी है। 70% स्कूल्स डोंट हैव इंटरनेट। एक्चुअली मेरा और आपका, मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, आज का मेरा और आपका हमेशा से, डोंट टेक इट रॉन्ग, हम लोग का भारत अलग है।
100%, बहुत अलग है 100%। मेरा मैं आज तो मेरा तो हमेशा से ही भारत बहुत अलग आई है। रियली रिस्पेक्टेड जब आपने ये चीज़ बोली कि यार मैं फील करती हूँ, मैं प्रिविलेज्ड हूँ, मैं मानती हूँ, क्योंकि आजकल मैंने देखा है अमीर लोग भी बहुत परेशान करते हैं कि भाई मेरी ज़िंदगी में बहुत दिक्कत है, बट वो दिक्कत नहीं है जो यार वो जो नहीं, नहीं, स्लम में बच्चा बिल्कुल। बैठा है। आई एम वेरी कॉग्निजेंट ऑफ माय प्रिविलेज एंड आई हैव बीन मतलब वेरी प्रिविलेज्ड ऑल माय लाइफ, तो मैं उसको नहीं यार, बिल्कुल भी भगवान डिनाई आपको नहीं बहुत कर आशीर्वाद दे, आप सकती। इतना इतना ऑनेस्टली इस चीज़ को बोलते हो, आप मतलब दिल से बहुत अच्छे इंसान हो, आप ऐसी चीज़ फील करते हो। तो अभी इंटरनेट नहीं है। हमारा जो हम और आपको जो स्कूल देखते हैं ना, हम देखते हैं अपने अगल-बगल, हमने देख लिया ये डीपीएस हो गया या इस तरह के जो प्राइवेट स्कूल्स हो गए। बट आज भी आप देखो 26 करोड़ बच्चे जो स्कूलों के अंदर हैं, उसमें से लगभग 17 करोड़ बच्चे आज भी आपके सरकारी स्कूल में या एडेड स्कूल में हैं। हुँ, मतलब 14 करोड़ सरकारी में है, 3 करोड़ एडेड में है। और सरकारी स्कूल की हालत आज भी वैसी ही है। कोशिश हम कर रहे हैं। मैं तो बहुत गाँव में गया हूँ, सरकारी स्कूल देखा हूँ, बेंचों पे बैठा हूँ, बच्चों से बात किया हूँ। मेरे बहुत वीडियोज़ हैं। मैं यूपी के गाँव के स्कूलों में जा रहा हूँ, बिहार के गाँव के स्कूलों में जा रहा हूँ। बेसिक फैसिलिटीज़ की प्रॉब्लम है। इंटरनेट तो बहुत दूर की चीज़ है। हुँ। बहुत ही दूर की चीज़ है, आप इंटरनेट की बात करो। मतलब आज भी 10 करोड़ स्कूल में इंटरनेट ही नहीं है। और आप बात कर रहे हो टेक्नोलॉजी की। मैं ऐसे स्कूल्स में गया हूँ जहाँ आज भी लड़के-लड़कियों का सेम वॉशरूम है। एंड आई एम सेइंग दिस ऑन कैमरा, दिस इज़ देयर। 20 से 25 हज़ार स्कूल ऐसे होंगे भारत में जहाँ आज भी फीमेल वॉशरूम नहीं बन पाए हैं। हाँ, सरकार काम कर रही है, बनाने की कोशिश कर रही है। ये सारी बेसिक चीज़ें वहाँ पे मिसिंग है। और इन सब से ऊपर मुझे लगता है एजुकेशन, द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, द ट्रेनिंग ऑफ टीचर व्हिच इज़ मिसिंग। मुझे लगता है भारत में टीचर्स ट्रेन करना ज़्यादा बड़ा मेरा एम होना चाहिए यहाँ से। हुँ। मैं ये चीज़ अपनी टीम से भी बोलता हूँ कि यार बच्चों को मैं पढ़ाता था, ठीक है, एक टाइम पे, अभी भी पढ़ाया मैं रिसेंटली, अभी 3 महीने पहले भी बहुत पढ़ाया यूट्यूब पे जाके 10th क्लास में, बड़ा मज़ा आया। बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए। बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत पढ़ाया, बड़ा मज़ा आया। पर मुझे लगता है कि अब मेरा काम होना चाहिए टीचर ट्रेनिंग। भारत में सबसे ज़्यादा शिक्षक क्रिएट करो, क्योंकि टीचर ट्रेन करोगे तो अपने आप बच्चे पढ़ाई करते आप जाएँगे। टीचर्स को ट्रेन करोगे तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। मुझे नहीं समझ आता हमारे देश में ऐसा क्यों है कि आप पहले स्कूल के लिए फ़ीस के पैसे देते हो, हुँ, फिर उसके बाद आप स्कूल से घर वापस आते हो 2 बजे, फिर आप ट्यूशन चले जाते हो। ये हुँ। गिवन क्यों है? हम क्यों नहीं सीख पा रहे स्कूल के वो 6-7 घंटे में जो हमें सीखना है? मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा कि अगर देश में सब कुछ सही से चल रहा होता तो फिज़िक्स वाला की ज़रूरत देश को नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। हुँ। एक प्राइवेट कोचिंग की ज़रूरत देश को क्यों होनी चाहिए? भई अगर आपके स्कूल्स हैं, वहाँ पे आपके टीचर्स हैं और उसके लिए भर्ती निकलती है, एग्ज़ाम्स होता है, सब कुछ प्रॉपर हो रहा है, उन टीचर की सैलरी भी ठीक-ठीक है, बहुत अच्छी नहीं है, ठीक ही है। टीचर्स आर नॉट हुँ। पेड इनफ, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। I think we also, I don't know, and I could be wrong somehow, and I think you guys have changed it, but we don't resonate well with teachers being rich. हाँ। आप समझ रहे हो हाँ, मेरी हाँ, बात? हाँ, 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 हाँ। ये परसेप्शन मुझे ऐसे लगता है लोगों को डाइजेस्ट नहीं होती इतनी। हाँ, आई डोंट थिंक वी कनेक्ट विद टीचर्स बीइंग वेल पेड। हाँ, प्रॉब्लम है लोगों को कि वो देखा है ना मूवी में, मास्टर साहब हैं, तो मास्टर हमेशा गरीब ही रहेगा। हाँ, क्यों मुझे नहीं समझ आया। मुझे ऐसा लगता है दे शुड बी द मोस्ट वैल्यूड पीपल दैट वी हैव, क्योंकि आपकी पूरी फाउंडेशनल सेटिंग ही वो करते हैं। हाँ, मैम देखो हम लोग ने चेंज किया है आज के टाइम पे, टीचर को लोग बच्चे बहुत ज़्यादा जानते हैं। टीचर्स आज के टाइम पे बहुत सारे टीचर्स हैं हू हैव टेकन फॉर्म ऑफ सेलिब्रिटीज़। मैं अपनी बात छोड़ दूँ, बहुत सारे, विकास सर को आप देख लो, विकास द्विवेदी सर को, खान सर को आप देख लो। मतलब नाम लेना कम पड़ जाएगा, मैं कितने नाम लूँ। ऐसे टीचर्स हैं जो आज सेलिब्रिटीज़ बने हैं, पैसा भी कमाया, इज़्ज़त भी कमाई है, पर फिर भी हुँ। दिस इज़ अगेन द 1%। आज आप अभी भी देखो 98% टीचर के पास पैसा नहीं है। आप चले जाओ यूपी के किसी गाँव के स्कूल में, वहाँ पे जाके देखो, आपको स्कूल का टीचर वॉशरूम के अंदर झाड़ू लगाता हुआ मिलेगा सुबह। क्यों? क्योंकि सरकार से उसके पास अलग से जो फंड आता है साल भर का, वो 75,000 का फंड आता है, जिसमें उसको टोटी रिपेयर करानी है, टंकी बनवानी है, सफाई कराना है, स्कूल में सफाई कराओ, बोर्ड टूट गया, बोर्ड की मरम्मत कराओ। 75,000 रुपए आता है इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी पूरे साल भर का। तो स्कूल का टीचर सब कर रहा है, स्कूल पे ताला लगा के घर भी जा रहा है, वापस आके खोल भी रहा है, तो बहुत सारे फंक्शन आज भी करता है। आज भी 90% टीचर के वही हाल है। अब इसमें टीचर भी बदमाश है। इस पिक्चर के दोनों तरफ हैं भाई। एक तरफ टीचर भी बहुत बदमाश मिल जाते हैं, स्कूल ही नहीं आ रहे हैं, क्या किया आपने, साले साहब को भेज दिया, साले साहब ने क्या किया, अपने बेटे को भेज दिया। स्कूल में कौन बैठा है, नाम किसका लिखा है, उसमें बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर है। इसका वो भी पहलू है। हुँ। हाँ, कुछ हद तक आज सही हुआ है, टीचर्स ने पैसा कमाया है, टीचर ने नाम कमाया है, पर लार्ज स्केल पे आज भी ऐसा नहीं है कि 90% टीचर्स आर स्टिल नॉट पेड इनफ इन इंडिया। एंड वी आर अ सोसाइटी हू गेट जेलस व्हेन टीचर्स मेक मनी। Yeah, that's what I'm saying. It's यस, almost like we can't digest it. यस। We don't like it, and I don't know why that is. I don't speak for myself. I love when everyone makes money. I think everyone should make money, but
आई एम जस्ट सेइंग कि एक परसेप्शन जो होता है ना, जैसे स्कूल के बच्चों का अपने टीचर्स को लेकर, हुँ, या हम कैसे उनको इमेजिन करते हैं, हुँ। हाउ यू सी अ टीचर इन स्कूल, और आप ऑलमोस्ट उनको जैसे एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आउटसाइड ऑफ स्कूल इमेजिन ही नहीं कर सकते। आई थिंक मैम इसके पीछे रीज़न होता है कि पैसे को हमेशा से हमें एक ईविल साइड में देखा गया। हम्म, पैसे को हम हमेशा ईविल देखते हैं, कि हम्म, जिसके पास पैसा है वो ईविल है, जिसके पास पैसा है वो गलत है। और टीचर की जो इमेज होती है वो रिस्पेक्टेड भगवान के बराबर मानी जाती है। तो हम्म, हमें लगता है जो टीचर होगा बहुत प्योर होगा, वो किसी और तरह से पैसा नहीं कमाएगा, वो कभी करप्शन नहीं करेगा, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होने चाहिए, उसके पास जो पैसे होगा वो दान कर देगा। एक ऐसी हम्म, इमेज बनी हुई है जो कि आई थिंक सोसाइटी के लिए अच्छा भी है एक तरफ से, कि हाँ आप टीचर को इतना प्योर मानते हो, तो बच्चों के दिमाग में भी यही चीज़ पड़ी हुई है। बट विद कमिंग टाइम आई थिंक इट्स गुड दैट टीचर शुड मेक मनी, ताकि जब बच्चों के, मैंने कई बार देखा है, मैं आपको अपना इंसिडेंस बताता हूँ मैम। मैं अपनी कोचिंग में पढ़ाता था, 300-300 बच्चा पढ़ता होगा कोचिंग में, जहाँ मैं पढ़ा रहा था, और अच्छा पढ़ाता था। धीमे-धीमे शहर में लोग जानने लग गए, और अब ये मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, अच्छा पढ़ाता था तो यूट्यूब पे आया तो भी लोगों ने पढ़ा, तो मैं ऐसा कुछ फेंक नहीं रहा हूँ। तो अच्छा पढ़ा हाँ, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ। तो मैं हाँ, अच्छा पढ़ा रहा था, धीमे-धीमे शहर में फेमस हो रहा था। आपको पता है बच्चे मुझसे क्या बोलते थे और इतना हर्ट करता था ये, "सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हो तो आप यहाँ क्या कर रहे हो?" वो इतना ज़्यादा हर्ट करता था, तो बच्चे को भी लगता था कि अरे यार ये इतना मेहनती आदमी है, इतना अच्छा पढ़ा रहा है, अ, ये स्प्लेंडर से क्यों आ रहा है कोचिंग? हम्म, इसके पास कार-वार क्यों नहीं है यार? ये इतना गरीब-सा क्यों रहता है? तो ऐसा नहीं है, बच्चों को ये भी फ़ील होता है, और वो मुझे बड़ा हर्ट करता था। मैं खुश था अपनी ज़िंदगी में कि मुझे इतने लोग जानने लग गए मेरे शहर के अंदर, मैं इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, मेरी क्लास इतनी एंगेजिंग है, बच्चे झूम रहे हैं। मतलब मैं अपनी जीन्स पे फिज़िक्स के फ़ॉर्मूलेज़ लिखता था, धीमे-धीमे मेरी कोचिंग में बच्चों ने जीन्स पे फिज़िक्स के फ़ॉर्मूले अपने, तो मुझे लगा कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है। उसके बाद कुछ बच्चे मुझे बोलते थे, "सर एक बात बताइए, सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, आप इतने टैलेंटेड हैं, तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं?" बच्चा ये क्यों पूछ रहा है? क्योंकि बच्चा डिमोटिवेटेड है। उसे लग रहा है कि ये इंसान इतना अच्छा पढ़ा रहा है, इतना इसके अंदर टैलेंट है, अगर इसके ये हाल है, तो मेरा क्या होगा जीवन में? तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स टू बी सक्सेसफुल मेकिंग मनी, एंड ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि टीचर्स सैलरी दें, क्योंकि बच्चे टीचर्स को रोल मॉडल की तरह देखते हैं, छोटे बच्चे। हम्म, आप किसी भी छोटे बच्चे से पूछो, उसका टीचर्स के ऊपर बहुत हेवी क्रश होता है। एटलीस्ट क्लास 5-6 तक हाँ, तो। एंड बाय क्रश आउट आई डजंट मीन दैट इन्फैचुएशन वाला क्रश। एक क्रश होता है कि हमें इनके जैसा बनना है, इनके जैसा ट्रू। दिखना है, हमारे रोल मॉडल है ये। घर आके मम्मी आज पता है सर ने क्या बोला, मम्मी पता है सर ने कौन-सा गाना गाया, सर ने कैसे, तो वो उनके अंदर एक रोल मॉडल देखता है। अब उनके रोल मॉडल ही अगर लाइफ के अंदर पैसे नहीं कमाए तो बच्चा डिमोटिवेट तो होता है। सो आई थिंक टीचर्स शुड बी पेड मोर, ये प्रॉब्लम है। 100%, I'm with you on that. I feel exactly the same way. And I think जिस प्रोफेशन में, जैसे हम बात करें इतने सारे स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर ही बनना है, बिकॉज द हुँ, परसेप्शन इज के पैसे वहाँ पे मिलते हैं। हुँ, आई थिंक जितने और प्रोफेशंस में ऐसे लगने लगेगा कि देयर इज मनी, बिकॉज ऑफ हुँ, कोर्स वन ऑफ द लार्जेस्ट मोटिवेटर्स हुँ, इज मनी, हुँ। फिर लोग आकर्षित होंगे उस प्रोफेशन में इन्वेस्ट करने के लिए। तो बेटर स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि लोगों को लगेगा हाँ ये एक वर्थवाइल प्रोफेशन है, then you will get better quality of teachers also, because more people will be motivated to pursue it as a profession. हाँ, ट्रू, अभी तो लोगों को ये लगता है जो कुछ नहीं बनता वो टीचर बनता है। जिस I hate to admit it, but I think it's true. हाँ, मतलब आप एक एवरेज इंडियन हाउसवाइफ से पूछो कि आप क्या करना चाहोगे, बोलेंगे स्कूल में टीचर बनना चाहेंगे, क्योंकि और कुछ हम नहीं कर सकते। व्हाई आर यू डिग्रेडिंग दिस प्रोफेशन लाइक दिस, कि हम कुछ नहीं कर सकते तो हम टीचर बन जाएँगे। क्यों ऐसा परसेप्शन बना हुआ है? आई थिंक पे स्केल इज़ अ प्रॉब्लम। Yeah. बहुत से लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे प्रोफेशन की तरफ। तो प्रॉब्लम तो इसका सारा जड़ में पैसे। आई थिंक बट दिस प्राइवेट सेक्टर कमिंग इन हैज़ चेंज्ड दिस लैंडस्केप टू अ वेरी गुड एक्सटेंट। 5% तो चेंज किया ही होगा प्राइवेट सेक्टर ने। आज की डेट में टीचर्स आर अर्निंग इन करोर्स, एंड दीज़ आर नॉट 1 और 2 टीचर्स, लॉट्स ऑफ टीचर्स आर मेकिंग करोर्स। ऑफ कोर्स दे आर पेइंग टैक्सेस, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ इट, एंड दे शुड मेक मनी, दे डिज़र्व ऑल दीज़ मनी। तो हाँ, ये स्पेस धीमे-धीमे चेंज हो रहा है। लेट्स सी हाउ इट गोज़। Alak, who is a good teacher? अरे यार! बड़ा टफ है ये। ऑल माय लाइफ आई एम सर्चिंग आंसर फॉर दिस, कि अच्छा टीचर क्या होता है? दिस इज़ अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो सम पीपल से कि जो टीचर बहुत ही टफ क्वेश्चन सॉल्व करता है वो अच्छा टीचर होता है। कुछ लोग कहते हैं नहीं यार, जो टीचर टाइम पे सिलेबस खत्म कर दे वो अच्छा टीचर होता है। कुछ कहते हैं जो लाइफ के वैल्यूएबल लेसन सिखा दे किताब के बाहर वो बहुत अच्छा टीचर होता है। मैंने बहुत सोचा, समझा, पढ़ा, लिखा, और मैंने जो रियलाइज़ किया अपने एक्सपीरियंस से कि जो पढ़ना चाहता है उसको सब पढ़ा सकते हैं। जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता उसे जो पढ़ा सकता है वो अच्छा टीचर होता है। Hmm. समवन हू इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, और आप उस बच्चे को भी एंगेज करके पढ़ा के उसको पढ़ाई की वैल्यू, एंड कैन बी एनी सब्जेक्ट, और पढ़ाई का मतलब ये नहीं है कि आप उसको किताब से पढ़ा रहे हो। लेट अस से कोई बच्चा है जिसका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं हो, घर पे बैठा है, सो रहा है, खा रहा है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। आजकल तो 10th क्लास के बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, 12th क्लास के बच्चे
फूक रहे हैं। ऐसे बच्चों को अगर आप किसी भी एक करियर की तरफ इंटरेस्ट ला सकते हो, आप अच्छे टीचर हो, अगर आप उसकी जिंदगी बदल सकते हो। सो समवन हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग एनीथिंग, इफ यू कैन मेक देयर फ्यूचर, यू आर अ गुड टीचर। मैं कहता हूँ कि कई बार होता है कि इस कोचिंग से ऑल इंडिया रैंक 1 आई, इस कोचिंग से ऑल इंडिया रैंक 1 आई, ऑल इंडिया रैंक 2 आई। इतना एडवर्टाइज्ड होता है ये तो फिजिक्स वाला मतलब आल्सो डज दिस, तो दे आल्सो डज, हाँ मतलब दे मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देयर इज अ होल टीम, हाँ बिकॉज दिस वी इज, बोलते ना फिर वी दे तो फिर बिकॉज आई इट्स डोंट बिलीव इन दिस, अच्छा ओके फेयर इनफ बट स्टिल इज द प्रेशर दैट यू हैव टू डू इट, या क्योंकि ओके आपको कंपटीशन आई में गेट बने इट रहना है हाँ ना। तो एआईआर 1 यहाँ से आया, एआईआर 1 से आया, एआईआर 2 यहाँ से आया। ऑनेस्टली एआईआर 1 तुमसे पढ़े, मुझसे पढ़े, किससे पढ़े, वो एआईआर 1 ही है। आपके पढ़ाने से उसकी रैंक 1 नहीं आई, आपके पढ़ाने से उसकी रैंक 2 नहीं आई। लेट्स टॉक अबाउट अ स्टूडेंट जो जब 10th क्लास में था तो पास होने के लाले पड़े थे, किसी तरह से 45% से पास हुआ है, और आज उसने यूपीएससी या आईआईटी का एग्जाम निकाला है। वहां टीचर का मेहनत है, वहां टीचर का कंट्रीब्यूशन है। जो Fair नहीं enough. पढ़ना चाहता था, अगर आपने उसको सेलेक्ट कराया, मैं हमेशा कहता हूँ एक बच्चा जो एकदम पढ़ाई में कमजोर था और वो कोई 5000 रैंक लेके आईआईटी चला जाता है, 4000 रैंक लेके आईआईटी चला जाता है, मुझे उस बच्चे की ज्यादा वैल्यू दिखती है, क्योंकि उसकी लाइफ का कर्व ये चल रहा है, वो लाइफ में बहुत मचाएगा। समवन हु इज टॉप इन 10, टॉप इन 12, टॉप इन आईआईटी, तो वो जिंदगी भर टॉप पर ही है यार, उसकी लाइफ में ऊपर कर्व कुछ है नहीं, बचा नहीं है, देयर इज नथिंग मोर टू अचीव। पर एक बच्चा है जो 10th क्लास में बहुत बुरी हालत है, 11th में इंप्रूव किया, 12th में इंप्रूव किया, पढ़ाई में इंप्रूव किया, आईआईटी नहीं निकला, किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, वहां मेहनत किया, फिर पीजी के अंदर मेहनत किया, फिर क्रैक किया, फिर जीवन में एंटरप्रेन्योर में कुछ बड़ा किया, तो वो जो कर्व दिखता है, मुझे लगता है वहाँ टीचर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है कंपेयर टू। सो मैं तो हमेशा बोलता हूँ, और फिजिक्स वाला कोई बोलूंगा, इफ यू क्लेम दैट यू हैव मेड एआईआर 1, यू हैव मेड एआईआर 2, यू आर लाइंग, यू कैन नॉट, बिकॉज ये बच्चे पूरी जिंदगी ट्रेन हुए इस चीज के लिए बचपन से, और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनके पेरेंट्स का है। मैं जितने भी ये रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 बच्चों से मिलता हूँ ना, कई बार मुझे बहुत परेशानी होती है इनको देख के। देयर पेरेंट्स आर सुपर ऑब्सेस्ड, सुपर ऑब्सेस्ड, सुपर ऑब्सेस्ड विद देयर किड्स। इधर देयर इज एन ऑब्सेस्ड मदर और एन ऑब्सेस्ड फादर, समवन इज उनके अच्छे के लिए, बट दे आर सुपर ऑब्सेस्ड। मुझे कई बार खराब भी लगता है ऐसे बच्चों के लिए कि अच्छा, खराब क्यों लगता है, मान लो कोई बच्चा है बहुत पढ़ने में तेज है, 10th क्लास में मेरे पास आया और उनकी मम्मी आई कि अलग सर एक बार देख लिए ना ये इसकी, तो मुझे लग रहा है बहुत अच्छा। मैंने उसे 4-5 क्वेश्चन पूछे, एक तो नहीं दे पाया, और मैं कह रहा हूँ यार 10th क्लास में तुम ये सब आंसर दे रहे हो, तुम कितने तेज हो। और उसकी मम्मी उसके बाद, तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 क्यों नहीं हुआ, हाँ केमिस्ट्री तुम्हारी कमजोर रह गई ना अभी भी, कैसे करोगे तुम, हाँ ऐसे तो नहीं हो पाए। मुझे लगता है यार, क्या मैंने क्यों क्यों कुछ आसान क्वेश्चन पूछना चाहिए था, क्या कर दिया मैंने इस बच्चे के साथ। सो I think it's not the contribution of any coaching who can produce AIR1. These kids are trained their entire life to be that rank 1 or rank 2. We don't have any contribution in these kids. We have contribution in student who was weak in studies, और जिसको पढ़ा के, वहाँ मैं मानता हूँ बहुत ही कोचिंग वालों का वहाँ रोल है। एक कमजोर बच्चा जब पढ़ के कुछ अच्छा करता है तो उसमें रोल होता है हम लोग का। तो बेसिकली जो टीचर्स रिफॉर्म कर पाते हैं, आई थिंक हम्म, जो भी टीचर रिफॉर्म कर पाते हैं स्टूडेंट को, वो गुड टीचर होता है। ट्रू, जो चेंज कर पाए बच्चे की लाइफ में कुछ। अभी हम इतनी वीडियोस देखते हैं, मुझे इनेटली एजुकेशन सिस्टम में बहुत इंटरेस्ट है, बिकॉज आई हैव इनेटली बीन इंटरेस्टेड एंड एट सम पॉइंट इन टाइम आई वुड आल्सो लाइक टू आप बाहर पढ़े होगे ना, हाँ हाँ, तो फिर आपको गैप्स अच्छे दिखते होंगे। हाँ मुझे लगता है कि जो इधर भी पढ़ा है उसको भी, आई फील लाइक मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ी थी, हम्म, और जब मैं गई बाहर पढ़ने के लिए हम्म, तो मुझे कैच अप प्ले करना पड़ा, हम्म, क्योंकि मेरे इवन द इंडियंस हु स्टडीड आईबी एंड हम्म, वेंट वो फार मोर इक्विप्ड हाँ, आईबी to स्कूल्स, to to be in these grade A schools abroad than I was with CBSE board, I will confess. इंटरनेशनल बोर्ड को आईबी कहते हैं, हाँ और उससे इतने बच्चे पढ़ते हैं भारत में, हाँ तो आप, बट आई थिंक एक जो एडवांटेज हम इंडियन स्टूडेंट्स का था वाज मैथ, हम्म, कि हमारी मैथ बेटर थी बाकी सबसे। अरे हाँ, चाइनीज स्टूडेंट्स, इंडियन हाँ, स्टूडेंट्स मैथ बहुत हाँ, अच्छी हाँ, लेके हाँ, गए थे, हाँ, बाकी सब तो वेस्टर्न मैं थे। अमेरिका में था, और वहाँ हम लोग एजुकेशन सिस्टम समझ रहे थे। हाँ मैंने देखा वहाँ के स्कूल के टॉपर्स या तो इंडियन है या चाइनीज। या इंडियन पेरेंट्स वहाँ भी नहीं छोड़ रहे नहीं हैं। नहीं, वो तो कहीं नहीं छोड़ते, मुझे ऐसा लगता है पढ़ाई इज अ थिंग दैट ऑल पेरेंट्स परस्यू। आई विल कन्फेस, तो मेरे तो बहुत ही इतने स्वीट थे, मैं ले रही थी साइंस 11th 12th में, मैंने ले लिया पीसीएम इकोनॉमिक्स, और मेरे पेरेंट्स वो अलग कैटेगरी के थे जिन्होंने बोला तुम्हें क्यों करना है, तुम्हें जब लाइफ में बिजनेस ही करना है तो हाँ, तुम्हें 2 साल साइंस में क्यों मरना है, हाँ, तुम ले लो कॉमर्स, तुम हाँ, फाइनेंस पढ़ लो, एंड इट इज कॉमर्स इज सिग्निफिकेंटली इजियर देन साइंस। आई तो डोंट
मेरे तो आई कैन नॉट अलग, से, हर्ट हो जाएंगे कॉमर्स वाले मेरे नहीं प्यारे नहीं बच्चे। ये तो बहुत ऑब्जेक्टिव टफ है ट्रूथ्स बच्चों होते हैं, ये कॉमर्स में। ऑब्जेक्टिव ट्रूथ्स, बट आई एम माय नॉट पेरेंट्स सपोर्ट। माय पेरेंट्स वर दी उल्टा, दे वर लाइक कि मैं ऐसे बहुत ही ऐसे वो पढ़ाकू बच्चे नहीं होते जो यूनिट टेस्ट के लिए भी 5 बजे उठ के रिवाइज करते हैं, वो वाले वैसी थी मैं, तो वो तो मुझे बोलते थे तुम पागल ही हो, थोड़ा ऐसे बचपन अपना कर लो एंजॉय, बट चलो दैट वाज ऑल सेल्फ मोटिवेशन, मेरे ऊपर कोई पेरेंटल प्रेशर नहीं था। बट तो उन्होंने तो मुझे बोला कि choose the easier path please, this is not necessary, but again, as I was innately interested in the education system, because of that, you know, I did start to follow, I think all of you also, हम्म क्योंकि हम इंस्टाग्राम पे डिस्कवर तो कर ही हम्म रहे थे सबको। एंड मुझे एक चीज दिखी कि जब आप लोग अपनी लाइव क्लासेस कर हम्म रहे होते हो, है ना, यू गेट आस्क्ड अ बंच ऑफ दीज क्वेश्चंस, हम्म कभी कभी ऐसे होता है कि in the heat of the moment someone would say something like पढ़ लो क्योंकि यू नो तुम्हें लाइफ में मजदूरी करनी पड़ेगी एंड यू नो क्यों नहीं कर रहे या जो भी, वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन कि अभी मुझे एम्पैथेटिक होना है, एंड वेयर डू यू ड्रॉ द लाइन कि आई नीड टू बी स्ट्रिक्ट हम्म नाउ? आप कैसे ये डिसाइफर करते हो, क्योंकि आप फिजिकली तो एंगेज नहीं कर रहे हो स्टूडेंट हम्म से। इसमें मैं सभी टीचरों के लिए बोलना चाहूँगा। ऑल्दो मेरे तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा मेरे मुँह से कभी कोई गाली नहीं निकल सकती, मेरा बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। मैं बोलता हूँ मैं बहुत ढीठ टीचर हूँ। मतलब आप कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी आप मेरे से लड़ाई झगड़ा कर लो, मुझे जो कह दो, मैं क्लास के अंदर कभी कोई गाली निकल ही नहीं सकती मेरे मुँह से, कभी नहीं निकलेगी जीवन में। बट मैं बाकी टीचरों की तरफ से बोलना चाहूँगा इसमें, और ये बड़ा ही अच्छा आपने मुद्दा उठाया। देखिए, जब कोई फ़िल्म शूट होती है तो एक फ़िल्म होती है 2.5 से 3 घंटे की, प्रॉपर्ली एडिट होती है, भाई स्क्रीन करते हैं, इतनी बार देखते हैं तब जाती है। हम्म। ऑनलाइन एजुकेशन के साथ एक जो चैलेंज है कि एक टीचर को दिन में 2 क्लास तो लेनी ही है। आप समझ लो 2-2 घंटे की, डेढ़-डेढ़ घंटे की 2 क्लास, इतना तो भाई काम करता है ये टीचर। हर रोज़ 3 घंटा उसकी चल रही है मूवी, और ये चल रही है लाइव, और इसकी हो रही है रोज़ स्क्रीनिंग, और एक साथ बैठ के हज़ारों बच्चा इसको देख रहा है। मीमर्स भी बैठे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि कॉम्पिटिटर्स हैं जो ऐसा करते हैं, हेटर्स हैं, मुझे लगता है नहीं, बच्चे हैं, जनरेशन चेंज हो रही है, मीमर्स हैं जो बैठे रहते हैं, जिनको लगता है कुछ मसाला मिलेगा, बहुत चलेगा। तो कई बार टीचर्स ऐसे में कहीं न कहीं अपना आपा खो दिया, या कोई ऐसी चीज़ बोल जाते हैं जो कंट्रोवर्शियल हो जाती है, कुछ ऐसी लाइन निकल कर कभी डाँट दिया, कभी चिल्ला दिया। आप मुझे ये बताओ, और ये मैं आपसे पूछूँगा, अगर आप भी टीचर हो और अगर आप दिन की 3 क्लासेस ले रहे हो, क्या साल भर में आप 2 बार भी बच्चे को डाँटे नहीं होंगे कभी? आप डाँटे होंगे, बस आपकी चीज़ें आ नहीं रही बाहर। होता क्या है, एक टीचर ने साल भर में लेटेस्ट से 400 घंटे पढ़ाया। हम क्या देखते हैं, हमें वायरल होती हुई क्लिप दिखती है कोई उसकी 40 सेकंड की। अब उसके 400 घंटे के वर्सेस हम 40 सेकंड पे उसको जज करते हैं कि उसने क्या बोल दिया क्लास में। पर आप नीचे आप कमेंट सेक्शन पढ़ो तो बच्चे बोलते हैं, अरे यार मेरा टीचर है, उसने बहुत पढ़ाया है, तुम ये क्या गलत चीज़ है उसके बारे में, ये हमारे टीचर नहीं हमारे गुरु है, हटाओ ये वीडियो, हमें नहीं चाहिए। हाउ डू यू ड्रॉ अ लाइन? इट्स बिकमिंग टफ। ऑल्सो देयर इज़ अ ट्रेंड व्हिच ऑनलाइन टीचर्स शुड स्टॉप। ये भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा, बहुत से अपकमिंग और यंग टीचर्स हैं जिन्होंने ये 400 घंटे के लेक्चर्स कभी देखे ही नहीं। बहुत से अपकमिंग टीचर्स हैं जो ये देखते हैं कि अरे यार ये यार सर ने ये चिल्लाया, ये सर ने देखो क्लास में गाली दे दी बच्चे को, और ये वायरल हो जाता है। नाउ इन देयर फर्स्ट क्लास दे आर ट्राइंग टू बी दिस स्मार्ट, कि हम चलते हैं और ये कुछ ऐसा बोलते हैं यार, हम कोई गाली गलौज करते हैं और ये वायरल हो जाएगा। परफॉर्मेटिव हो गया है ना, क्योंकि ऑलमोस्ट। इट्स गुड, हाँ, शुड बी परफॉर्मेटिव, टीचिंग शुड बी परफॉर्मेटिव। वेरी मच परफॉर्मेटिव। मैं तो बिलीव करता हूँ टीचिंग शुड बी फुल ड्रामेटाइज्ड। व्हाई नॉट? हम्म। व्हाई नॉट एंगेज स्टूडेंट्स? एंगेजमेंट एज अ मेट्रिक है ही नहीं भारत के अंदर। मतलब हम ये बोलते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर इतने करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, 26 करोड़ बच्चे आज भारत के स्कूलों में जाते हैं। आज जो बेसिक एजुकेशन है वो कंपलसरी है। आज कोई बच्चा ऐसा नहीं है गांव-गांव का जो स्कूल ना जाता हो। सरकार ने ये इंश्योर कर दिया है। आप क्लास 5th का बच्चा उठाओ, और ये 70% बच्चों की बात कर रहा हूँ, लगभग आप मगर पकड़ लो 8 से 9 करोड़ बच्चे क्लास 5th के बेसिक डिवीजन नहीं कर पाएंगे। क्या हुआ? स्कूल तो जा रहे थे ना। टीचर जो था आपका एग्जाम तो पास करके आया था ना। क्या हुआ? बच्चे को नहीं समझ में आया ना। तो कहीं तो टीचर एंगेज नहीं कर पाया। आई बिलीव इट्स वेरी गुड टीचर क्लास में ड्रामा करे, एक्टिंग करे, जैसे हो सकता है वैसे बच्चे को समझाए, और जितने आप छोटे क्लास में जाओगे उतना ज़्यादा एंगेजमेंट नेसेसरी है। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, पहले आता था यूट्यूब वीडियो, तो 4 थंबनेल होता था, बच्चा एक चूज़ करता था। आज यूट्यूब शॉर्ट्स आता है, बच्चा वो भी नहीं टैकल कर रहा है। छोटा सा बच्चा देख लो आप, 4 साल का होगा, मम्मी की गोदी में बैठा रहेगा, उसको शॉर्ट स्क्रॉल करना आता है, एंड ही नोज़ कि कौन सा शॉर्ट देखना है, कौन सा नहीं। उसको एंगेज करना कितना टफ होगा एक टीचर के लिए जब आप उसको पढ़ा रहे होगे। तो इट्स गुड, अगर आप जूनियर क्लासेस में हो, आप एंगेज करो बच्चे को, जितना हो सकता है इनोवेशन लाओ, क्रिएटिविटी लाओ, वो मिसिंग है। पिछले 20 साल से हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम के अंदर क्रिएटिविटी मिसिंग है कि बच्चों को हम किस तरह से पढ़ा सकते हैं। अब एनईपी 2020 में बोल रही है कि
नई पॉलिसी में इन्होंने बोला है कि जितना हो सके बच्चे को क्रिएटिव लर्निंग करो, गेम्स के थ्रू पढ़ाओ, प्ले स्कूल्स करो, छोटे बच्चों को जितना हो सकता हो कि मार्क्स पे जज नहीं करते हैं, ग्रेडिंग पे जज करते हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं। बट कितने लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? सो आई थिंक ड्रामेटाइजिंग एंड परफॉर्मेंस इज गुड, बट बीइंग एथिकल इज समथिंग यू शुड ऑलवेज कैरी इन योर माइंड कि आप टीचर हो, बहुत से लोगों को आप इन्फ्लुएंस करते हो। मेरे मुंह से ऐसा नहीं निकला होगा कभी, मैं भी चिल्लाया होऊंगा क्लास के अंदर। बहुत सी क्लिप्स होती है इसमें मैं डांट दे रहा हूँ, चिल्ला What दे is रहा the हूँ। stupidest thing somebody has said while you're teaching? स्टूडेंट और हाँ, मी, student, not you. I cannot say on camera. Students abuse in the comment section because our course are very what you can say affordable. तो बहुत से लोग खरीद लेते हैं ऐसी मौज मस्ती में, तो क्लास ज्वाइन करते हैं, गाली गलौज ब्लॉक हो जाते हैं कुछ वर्ड्स। अब बच्चा भी बहुत दिमाग वाला है, उसको आप गाली का वर्ड ब्लॉक करोगे, वो IAEU इधर उधर करके ना DC उल्टा फुल्टा लिख के कुछ ना कुछ वो लिख देता है, ऐसा कि समझ में तो आ गया कि भाई गाली लिखी है तूने, अब मैं रिएक्ट नहीं करूंगा। सो दे से वेरी स्टूपिड थिंग्स इन But क्लास। don't you feel demotivated कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और ये क्या बच्चे आ गए हैं जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं कभी कभी हरकतें? फट जाता है, होता है, यही तो होता है, मेरे साथ भी होता है, बहुत से टीचरों के साथ होता है। आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट दैट, बट वही बता रहा हूँ, इसका दूसरा कॉइन भी है कि बहुत सारे यंग टीचर इस चीज को यूज करते हैं। हम्म आप बहुत सारे टीचर्स का देखोगे, आप ढूंढने बैठ जाओ कि उन्होंने पढ़ाया कब, आपको मिलेगा ही नहीं। ऑल यू कैन सी इज देयर वायरल रील्स। I cannot मैं ऐसी बैठी हुई थी अगेन फॉर रीजंस वी वोंट हम्म डिस्क्लोज मैं किसी की तो देख रही थी हम्म ऐसे हम्म 1.5 घंटे की हम्म वीडियो हम्म मैं 15 मिनट पे पहुंच गई हूँ हम तो एक मुद्दे की बात पे तो आओ पढ़ाओगे कब? क्या क्या चल रहा है ये हम्म तो आई मीन आई गेट इट आई थिंक नाउ सो मेनी ऑफ द यंगर लॉट मे बी जस्ट इन्वेस्ट इन थिएट्रिक्स के कैसे हम बस कहानियां बना दें बट आई थिंक सब्सटेंस थोड़ा शायद जो जिन लोगों को इस चीज से अट्रैक्शन है कि इससे फेम या पॉपुलैरिटी मिलती है शायद वो फिर सब्सटेंस पे कंसंट्रेट नहीं करते you see the one not the I cannot say the one of the greatest physics teacher of the world, वॉल्टर लिविन साहब। अब उनकी पर्सनल लाइफ में उन पे बहुत इल्जाम लगे हैं दूसरे तरह से, मैं उस पे नहीं जाऊंगा। पर्सनल लाइफ मैं देखता हूँ एज अ फिजिक्स टीचर, हम्म दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट फिजिक्स टीचर। आप क्लास देखो, आपको लगेगा थिएटर चल रहा है, हम्म थिएटर लगेगा साहब आपको, क्या थिएटर चल रहा है क्लास के अंदर। इंसान हाथ में बॉल लेके बैठा है, उसको ढकेल रहा है, बॉल आ रही है, उसके मुंह को टच करके जा रही है, और वो दिखा रहा है देखो यार जो पेंडुलम का ये जो एम्पलीट्यूड होता है कैसे डिपेंड, लटक जाएगा पेंडुलम के ऊपर, बैठ जाएगा पेंडुलम के ऊपर, दिखाने के लिए कि यार पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो मास पे डिपेंड नहीं करता है। तो अपना मास उसके ऊपर पूरा बैठ के दिखा रहा है कि देखो इसका जो टाइम पीरियड है वो मेरे मास से इंडिपेंडेंट। one of the इनोवेशन है one of the हाँ greatest physics teacher of the world, he must be in something 70s or late 80s, his hands are shivering, पर वो तो है यार सुपर एक्टर, और हम सब मोटिवेट होते हैं। तो आई थिंक देर इज, आप नील ब्रेन को देख लो, आप किसी को भी देख लो, जितने भी ग्रेटेस्ट फिजिक्स टीचर्स, मैथ्स टीचर भी, किसी को भी आप देख लो, दे आर वेरी गुड आर्टिस्ट एज वेल, इट्स नथिंग रॉन्ग विद इट। आई थिंक टीचर इज एन एक्टर ओनली। एक्टर क्या करना होता है, स्क्रिप्ट पढ़नी होती है और अपने इमोशंस को ऑडियंस तक कन्वे करना होता है। टीचर को क्या करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है और अपने कॉन्सेप्ट्स को बच्चे के दिमाग में फिट करना है। फेयर इनफ सो ही हैज टू एक्ट, ही हैज टू इनएक्ट। मैं अब क्लास में बैठ के ऐसे आराम से नहीं बोल सकता, अच्छा लिखो कैपेसिटेंस इज डिफाइंड। मेरे को जाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, चीजें इंगेज पकड़नी तो पड़ेगी, करना पड़ेगा इंगेज तो करना पड़ेगा, और मुझे कोई कहानी बनानी पड़ेगी जिससे उसके दिमाग में वो चीज बैठे, उसको मजा भी आए। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन परफॉर्मिंग एंड एक्टिंग, इट शुड बी मोर एंड मोर इन दी जूनियर क्लासेस एज वेल। एक्चुअली क्या है, ये जो IIT वगैरह का तैयारी है ना, इसमें सिलेबस इतना ज़्यादा कर दिया और कंपटीशन इतना हार्ड कर दिया और समय इतना कम कर दिया तैयारी का, कि हमारे पास अब समय ही नहीं बचा क्रिएटिविटी का हम्म पढ़ाते वक्त। मन तो बड़ा करता है कि बच्चों को क्रिएटिवली पढ़ाए, उनका दिमाग एक्सपैंड करे, उनको एनालिसिस कराना सिखाएं, क्योंकि मुझे लगता है जितने बच्चे IIT की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, अब यूपीएससी की तैयारी तो इतना बड़ा, मतलब आप सोचो एक तरह से स्कैम ही है, और क्या है, सिलेक्शन होना नहीं है इतनों का, ये यूपीएससी। मुझे आज तक ऑनेस्टली नहीं समझ आया है कि अभी कमेंट आएगा आप बंद कर दो फिर क्यों कराते हो, तो भाई आप करते हो तो हम कराते हैं, हम क्या हाँ करें, बहुत से बच्चे कि करना चाहते हैं। इतने लोग मतलब इस एग्जाम की इतनी प्रिपरेशन करते हैं और सालों साल निकाल देते हैं 5-6 मतलब टाइम वैल्यू मनी का देखो तो नहीं समझ आता बिकॉज इतने लोगों की तो नहीं होती सिलेक्शन फिर भी लोग कर ही जा रहे कर ही जा रहे हाँ, कर ही मुझे जा लगता रहे है 1 साल, 2 साल, 3 साल इज़ ओके, फिर मूव ऑन कर लो भाई, मतलब पूरी ज़िंदगी 5-6 साल इसी पे इन्वेस्ट कर देते हो आप। बहुत से लोग हर्ट हो जाते हैं इससे, क्योंकि 5-6 साल तैयारी भी करते हैं। पर मुझे लगता है कि अब तो यही मैं बता रहा हूँ कि जैसे IIT की तैयारी हो गई, यूपीएससी की तैयारी हो गई, मैं कहता हूँ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी को बच्चों को इस तरह से कराओ कि बच्चे का माइंड एक अच्छा एनालिसिस करना सीख जाए। मैं बच्चों को हम्म यही बोलता हूँ कि बेटा जब हम आपको IIT के लिए मैथ्स का सवाल करा रहे हैं, तो हम सिर्फ ये नहीं चाहते कि आपको ये अलजेब्रा समझ में आ जाए, या ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आ जाए, ये वेक्टर समझ में आ जाए।
हम ये चाहते हैं कि जीवन में जब आप कहीं जाओगे, कहीं नौकरी करोगे, कुछ काम करोगे, तो आपके सामने पेज पे कुछ लिखा होगा। उस चीज़ को आप एनालाइज़ करके हुँ, क्या बेस्ट रिज़ल्ट निकाल सकते हो, हम ये सिखा रहे हैं। ये चीज़ अभी आप देखो एनईपी ने भी लाई है। अभी सरकार ने भी ये चीज़ बोली है कि आप 10th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर 50% क्वेश्चन को कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कर दो या केस बेस्ड कर दो, कि बच्चा एक केस समझे, जो कॉन्सेप्ट उसने पढ़ा है उसको अप्लाई करो और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे। हुँ, जैसे मैंने इंटरनेट पे देखा बहुत से लोग बोलते हैं कि बड़ा ये थीटा, अल्फा, गामा पढ़ा, साइन थीटा, कॉस थीटा, क्या करना है जीवन में साइन थीटा, कॉस थीटा का? तो मेरे भाई साइन थीटा, कॉस थीटा इसलिए नहीं पढ़ाया था कि आपको एग्ज़ैक्टली इसको यूज़ करना है। पहली चीज़ तो एग्ज़ैक्टली ये यूज़ होता है, वरना इसके बिना आप ज़िंदा नहीं रहोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, आपको इसलिए नहीं सिखाया था साइन थीटा, कॉस थीटा कि आप इसको यूज़ करो। आपके ब्रेन को डेवलप करने के लिए सिखाया था कि आपको एक पर्टिकुलर डेटा दिया, उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन बना, आपने उस डेटा को यूज़ किया। आपकी जो मेंटल एबिलिटी जो इंक्रीज़ कर रही थी, कि आपको एक डेटा मिलता है, उसके बेसिस पे आप प्रॉब्लम सॉल्व, यही तो लाइफ है ना। यू गेट प्रॉब्लम्स, यू गेट डेटाज़ एंड यू सॉल्व इट या, बिकॉज़ ऑफ योर एनालिटिकल थिंकिंग, योर लॉजिकल रीज़निंग। या, तो हम वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं पढ़ाते वक़्त। हुँ। और यही थिंग मुझे लग रहा है कि नई जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसके अंदर भी इस चीज़ को बोला है कि 12th बोर्ड के अंदर क्रिटिकल भी थिंकिंग की बेसिकली क्रिटिकल थिंकिंग को तो एस्पेक्ट को। बहुत ज़्यादा इस बार वैल्यू देने की हुँ, कोशिश की है, बट इट्स बीन ऑलरेडी 5 इयर्स, इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट एनीवेयर नियर इट, नॉट एनीवेयर नियर इट। इसका एक बड़ा रीज़न है, मतलब आई ऑलवेज़ वांट टू टॉक अबाउट एजुकेशन एनीवेयर आई गो। तो 1960 के आसपास की बात है, एग्ज़ैक्ट मुझे साल नहीं याद है। 1960 होगा या 1962-63 होगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना भाई। कोठारी कमीशन बनी थी और उन्होंने सजेस्ट किया था हमें कि हमारी कंट्री का 6% ऑफ जीडीपी शुड गो टू एजुकेशन। हुँ, 1960, टुडे वी आर सिटिंग एट 2025, 60 साल हो गए और अभी एजुकेशन को जाता है 3% जीडीपी। हमें 60 साल लग गए, अभी भी हम 6% अपनी जीडीपी का एजुकेशन को दे नहीं पा रहे हैं। हुँ, अब हम बात करेंगे, अच्छा तो शायद सारे देश ऐसा करते हो। इफ यू लुक एट द लिस्ट ऑफ द 200 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज वेयर द लेवल ऑफ एजुकेशन इज गुड, वी आर रैंक्ड 150 देयर इन टर्म्स ऑफ द अमाउंट परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग ऑफ जीडीपी। मतलब अगर हम अपने आप को यूएस से कंपेयर करें, हम चाइना से कंपेयर करें, जर्मनी से कंपेयर करें, एवरीवन इज स्पेंडिंग 5%, 7%, 10% ऑफ देयर जीडीपी ऑन एजुकेशन, वी आर स्टिल एट 3%। तो बजट इज अ प्रॉब्लम। हम इस बार आया था, इस बार बहुत सारा, इस बार जो पैसा गया है एजुकेशन के अंदर, तो हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिवली, सो हाउ वी थिंक इज, या न्यूज़ कैसे दिखाता है कि इस बार एजुकेशन के अंदर हमने इतना बजट दिया है, वो एब्सोल्यूट की बात करते हैं। यू हुँ, टॉक अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड पर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है, आपका पॉपुलेशन भी तो बहुत ज़्यादा है। एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट द अमाउंट ऑफ मनी। अगर आप बांग्लादेश को देखो, बांग्लादेश स्टिल स्पेंड्स 2.5% ऑफ जीडीपी, 2.5% अपनी जीडीपी का एजुकेशन पे स्पेंड करता है। अब हम कहेंगे बांग्लादेश तो पिछड़ा हुआ देश है, बांग्लादेशी तो भारत में घुस के चले आते हैं, यहाँ रहते हैं। मैं एज़ ए एजुकेशन पर्सपेक्टिव से देखूँ, तो आज भारत का 2,500 बच्चा बांग्लादेश में जाके पढ़ाई कर रहा है। क्या कमी रह गई आपके देश में व्हाट कि उसको ये तो मैंने बाहर, कभी सुना ही नहीं था। हाँ, दिस इज़ हैपनिंग। आप ये बताओ, अभी आपने वो देखा होगा रशिया यूक्रेन वॉर, हाँ, भारत के बच्चे फँसे थे यूक्रेन में। हाँ, क्यों? थे क्यों वहाँ पे वो? यूक्रेन का कल्चर सीखने गए थे, इंटरनेशनल स्टडीज़ करने गए थे, ये सब फेक बात है, नहीं इसलिए नहीं गए थे वो। एक तो आप कह सकते हो कि फॉरेन एक्सचेंज और इसके लिए हमारे स्टूडेंट बाहर, नहीं इसलिए नहीं जाते वो। भारतीय स्टूडेंट बाहर एमबीबीएस करने जाते हैं क्योंकि हमारा एमबीबीएस बहुत महँगा है। हुँ, पर आज भारत के अंदर एक बच्चा अगर मान लो एमबीबीएस करना चाहता है, तो या तो पहले वो शुरुआत के 40,000 में आए, हुँ, 25 लाख बच्चों में से टॉप 40,000 में पहुँचे। नहीं पहुँचा तो अगले 40,000 में वो जब वो सरकार किसी प्राइवेट कॉलेज में जाएगा, तो उसका फीस लगेगा सवा करोड़, डेढ़ करोड़। वो बच्चा यूक्रेन क्यों भाग रहा है? क्योंकि वहाँ 30 लाख में एमबीबीएस हो जाए। हुँ, तो कहीं तो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर में कहीं तो कोई कमी थी। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि आप बोलते हो अगर वहाँ से एमबीबीएस किया तो हम प्रैक्टिस नहीं करने देंगे, आपने अलाउ भी कर रखा है। अच्छा, वहाँ से एमबीबीएस करोगे तो भी इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा है कि तुम ये क्वालिफाइंग एग्जाम निकाल देना, जो कि टाइम टाइम चेंज होता है। अभी बात हो रहा है कि नेक्स्ट आ जाएगा, पहले नीट पीजी, ठीक है। क्यों? फिर या तो आप बोलो कि वहाँ जाके पढ़ लो तो हम अलाउ नहीं करेंगे। तो ये कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? हमारा बच्चा बाहर पढ़ने क्यों जा रहा है? अगर आप बोलो कि फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन स्टडीज़ के लिए जा रहा है या उनका कल्चर, तो मैं समझ सकता हूँ। बट वो प्योर एमबीबीएस करने जा रहा है और उसके बाद यहाँ आके प्रैक्टिस भी करना चाह रहा है। हुँ, क्यों हमारे 25,000 बच्चे यूक्रेन में फँसे थे? क्यों हमारे 1.5 लाख बच्चे बाहर एमबीबीएस करने जा रहे हैं? क्यों नहीं हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्यों नहीं हमारे प्राइवेट कॉलेज की फीस इतनी कम हो पा रही है? क्या कमी रह जा रही है हमारे अंदर जो बाहर पूरी होती है? और अगर हम कहते हैं कि नहीं, नहीं हमारा स्ट्रक्चर उनसे बेटर है, हम उनसे बेस्ट हैं, वहाँ जो होता है वो गलत है एजुकेशन, तो उन बच्चों को फिर यहाँ प्रैक्टिस करना अलाउ क्यों कर रहे हो कि एग्ज़ाम के बाद आप? हुँ, मैं बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। हुँ, बच्चे के लिए कोई बहुत खुशी की बात थोड़ी है कि वो इतने किलोमीटर दूर जाके यूक्रेन में फँस गया, रशिया यूक्रेन वॉर में। उसका थोड़ी शौक था, ना पेरेंट्स का शौक था। या, आपकी फीस इतनी ज़्यादा थी। सो देयर आर कंट्रीज़ who are better at vocational training, better at management of funds, having less corruption in education compared to India,
एंड दे आर ब्लूमिंग इन एजुकेशन। हमारा आज भी फोकस नहीं है, 60 साल हो गए, आज भी हमारा एजुकेशन के ऊपर जो फंड है वो 3% पे ही जीडीपी का बैठा हुआ है, कब का 6% होना चाहिए। अगर ये चलता रहा तो शायद अगला सेंचुरी भी पूरा निकल जाएगा, हम एजुकेशन में आज भी वहीं रहेंगे, बट वी विल कीप ग्लोरीफाइंग आवर पास्ट। नालंदा यूनिवर्सिटी है हमारे पास, हम भाई विश्व गुरु हैं, हमारे पास ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। बट व्हाट इज हैपनिंग नाउ, वेयर आर वी इन रिसर्च? क्या रिसर्च हो रही है हमारे यहाँ? कौन सा बड़ा टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप भारत ने बनाया पिछले 20 साल में? और मैं पॉजिटिवली क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, पीपल आर लाइक, मतलब आजकल लोगों को ये हो गया ना, एक देशभक्ति का भी एक नया चलन चला है कि देश की तारीफें करो और हर तरफ से आपको तारीफें मिलेगी। नहीं यार, ये देशभक्ति नहीं है। द रियल पेट्रियोटिज्म इज फाइंडिंग द प्रॉब्लम्स इन योर कंट्री एंड सॉल्विंग इट, नॉट 100%. ऑलवेज I agree with you. ग्लोरीफाइंग व्हाट हैज हैपेंड। मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि आज हम भाई इकोनॉमी की स्केल पे देखो तो भारत 5वीं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। अगले 4 साल के अंदर हम हो सकता हो तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे दुनिया की। बट क्या हम यूएस वाला हाल हो जाएगा हमारा? हमें ये भी लगता है तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी। मैं नहीं कहता हूँ अमेरिका बहुत अच्छे स्टेट में है, हम्म. मैं नहीं कह रहा हूँ कंट्री उस तरफ जाए, वहाँ तो कैपिटलिज्म अलग लेवल पे चली गई है। वहाँ तो लोगों को जेल में इसलिए डालते हैं कि आप उसको प्रिजन बना के उनको एम्प्लॉय बना के काम करा सको इंडस्ट्रीज के लिए। वहाँ तो बहुत अलग लेवल पे करप्शन जा चुका है। करप्शन हम लोग बोलते हैं यूएस में कम है, यूएस में करप्शन इज ऑन अनदर लेवल। Yeah. वो मतलब अब कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट लेवल पे बहुत अलग लेवल करप्शन चल रहा है। तो आई एम नॉट सेइंग कि हमें यूएस बनना है, हमें उनसे बेटर बनना है। The difference between the people who have and the people who don't have is increasing in India. Yeah. The gap is definitely extremely wide. बहुत तेज। और वो गैप भरने का एक ही तरीका है, which I Education. believe is education. Should education be free in India? It is. अगर आप प्राइमरी एजुकेशन देखो तो सरकार ने फ्री कर दी है कि प्राइमरी एजुकेशन जो होगी उसकी हम कोई फीस नहीं लेंगे। इनफैक्ट बच्चे जो आते हैं उनको खाना भी दिया जाता है आंगनवाड़ी के अंदर, वहाँ तक चीज़ें फ्री है। उसके बाद भी जो पैसा लग रहा है वो बहुत कम है फीस के मान बात करूँ। और मैं आपको सच्चाई बताऊँ कि अगर आप किसी एक टियर 3 शहर के किसी आप पीछे के इलाके में चले जाओ और आप एक सरकारी स्कूल में चले जाओ, और मैं तो जाता रहता हूँ वहाँ के टीचरों से, प्रधानाचार्य से जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ, वो क्या कहते हैं कि पेरेंट सरकारी स्कूल में 200 रुपये ना देके प्राइवेट स्कूल में 500 रुपये देके पढ़वाना चाहता है। सो इट्स नॉट अबाउट कि कॉस्ट ज़्यादा है स्कूलों की। सबसे पहले मैं प्राइमरी एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, इनकी बात कर लेते हैं पहले, उसके बाद बात करेंगे वोकेशनल वगैरह की, है ना, या टेक्निकल्स की, या हायर एजुकेशन की बाद में बात करेंगे। स्कूलों की बात करूँ तो पैसा इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है फॉर वास्ट मेजॉरिटी, क्योंकि आपने प्राइमरी एजुकेशन सस्ती कर रखी है ऑलरेडी। हाँ, आप कहोगे कि एकदम ही जो गरीब लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, वहाँ मैं मान सकता हूँ पैसा चैलेंज है, तो वहाँ ऑफ कोर्स फ्री होना चाहिए। आई थिंक अभी सस्ता करने से ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम सरकारी सिस्टम का एफिशिएंट करना है। तो सरकारी स्कूलों की फीस कम है, चैलेंज नहीं है। पेरेंट्स सरकारी स्कूल से बच्चे का नाम कटा के प्राइवेट स्कूल में लिखवा रहे हैं कि भाई यहाँ पे बेटर एजुकेशन मिलती है। So I think it's more about improving the quality, improving the teacher training, improving the standard of school, than lowering the fees of primary schools in India. हाँ, अब प्राइमरी स्कूल से जब हम बात करते हैं कि बच्चा मिडिल स्कूल और सेकेंडरी स्कूल में आता है, वहाँ पे मुझे लगता है कि फीस से ज़्यादा लाइवलीहुड बड़ा प्रॉब्लम है। लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन। Yeah. एक होता है कि हम बच्चे की फीस नहीं दे पाएंगे, पर कोई बात नहीं, बच्चा स्कूल चला जाए। एक होता है हम फीस भी नहीं दे पाएंगे और ये बच्चा हमारे लिए काम करे, घर में उसे पैसे कमाने। ये बड़ा प्रॉब्लम होता है जिससे बच्चा बड़ा होता है गरीब घरों के अंदर या मेजॉरिटी ऑफ भारत के अंदर। आप देखो इसीलिए आप अगर आप ये भी देखो कि जितने बच्चे प्राइमरी एजुकेशन लेते हैं कंपेयर टू जितने बच्चे आपके सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी में पहुंचते हैं, वो 10% बचता है। 15 करोड़ बच्चा है जो प्राइमरी एजुकेशन ले रहा है और 1.5 करोड़ बच्चा आपका बचता है जो फाइनली जाके आपके हायर सेकेंडरी में पहुंच रहा है। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर 12th एग्जामिनेशन वो 1.5 करोड़ ही हो रहा है, और जो शुरुआत कर रहे हैं वो 15 करोड़ से कर रहे हैं। तो बच्चा बीच में धीमे 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 कट जा रहा है। इसका प्राइमरी रीजन ये नहीं है कि वो फीस नहीं दे पा रहा है, इसका प्राइमरी रीजन है कि घर पे कमाने वाले हाथ कम है, अब उसको पैसा कमाना है। इसका सोल्यूशन क्या है? अब इसका सोल्यूशन बड़ा डिबेटेबल है जिसमें गवर्नमेंट काम भी कर रही है, और आई एम नॉट ब्लेमिंग गवर्नमेंट, आई एम जस्ट सेइंग कि हम लोग को और शायद स्पीड अप करना चाहिए। तो इस पे काम क्या कर रहे हैं हम कि बच्चा प्राइमरी से लेके सेकेंडरी एजुकेशन पूरी कंप्लीट करे। और पेरेंट्स की प्रॉब्लम ये नहीं कि हम फीस, सरकारी स्कूल की फीस कम है, वो प्रॉब्लम नहीं है। पेरेंट्स की प्रॉब्लम है कि ये बच्चा हाँ कुछ कमाए पैसा। अब इसका सोल्यूशन चाइना ने निकाला रखा है, अच्छा है, बांग्लादेश ने भी निकाला है। उनका सोल्यूशन क्या है कि हम बच्चे को क्लास 5th से ही वोकेशनल ट्रेनिंग देना शुरू करें। हम उसे कोई ना कोई ऐसा स्किल सिखाएं जिससे जीवन में वो पैसा कमा सके।
न्यू हमारी जो अभी एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 वाली, उसने भी यही बोला गया है कि जितना हो सकता है वोकेशनल ट्रेनिंग शुरुआत की जाए बच्चे की 5th क्लास से, और बच्चे को हम स्किल सिखाएं जिससे वो रियल लाइफ में काम कर पाए, भले ही वो शायद कार का मैकेनिक बनना ही क्यों ना हो जाए, कोई लैब टेक्नीशियन बनना क्यों ना हो जाए, मतलब आप कह सकते हो समवेयर बिटवीन ब्लू कॉलर एंड वाइट कॉलर एक जॉब क्रिएट हो जाए जो करेक्ट। बच्चा कर सके। चाइना में ये चीज़ है। अगर आप देखो इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम अगर हम देखें, आईआईटी का एग्जाम हम बोलते हैं इज द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन इंडिया। इट इज द सेकंड टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द होल वर्ल्ड, इन द होल वर्ल्ड। द फर्स्ट टफेस्ट एग्जामिनेशन इन द वर्ल्ड इज गाओका, व्हाट इज दैट? चाइनीज। हाँ। अब उनका क्या है, उन्होंने क्लास 10th के अंदर फिल्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया। वो अब दिस इज कंट्रोवर्शियल बट दिस इज व्हाट दे डू इन चाइना, कि वो 10th क्लास के अंदर फिल्टर कर लेते हैं कि कितने बच्चे एलिजिबल हैं जिनको इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करनी देनी चाहिए, बाकियों को हम नहीं करने देंगे, क्योंकि अगर वो करेंगे भी तो उनके सक्सेस के चांसेस बहुत लो हैं। तो इससे अच्छा है हम क्लास 10th के बाद ही हम उनको वोकेशनल ट्रेनिंग में इन्वॉल्व कर दें, अपस्किल कर देंगे। हम उनको अपस्किल कर दें और उनकी एक जॉब लग जाए विच इज बिटवीन व्हाइट कॉलर एंड ग्रे कॉलर। अब ये अपॉर्चुनिटी छीनने जैसा भी है कि आप एक बच्चे को कह रहे हो कि नहीं अब इसके बाद तुम ये तैयारी नहीं कर सकते, अब तुम जीवन में ये नहीं कर सकते। हाँ, मतलब फिर आप इन अ वे यू कैन से इट इज मेरिटोक्रेसी, बट एट द सेम टाइम व्हाट इफ द पर्सन पिक्स अप लेटर, ऑफ आपने कोर्स, उसको ले लिया भाई ना। हम भगवान तो है नहीं, क्या पता कौन बच्चा कब हम्म। अच्छा कर जाए, कब क्या करने की क्षमता रखे। तो ये डिबेट चल रहा है, हमारे भी एजुकेशनिस्ट यही बोल रहे हैं कि अगर आप वोकेशनल ट्रेनिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करोगे तो आपका ड्रॉप आउट रेशियो और ज़्यादा बढ़ेगा। बट मुझे लगता है अगले 15 साल यही करना चाहिए। लेट इज नॉट, अगर आप एक कंट्री को देख रहे हो तो आप एक पर्सन देख के नहीं चल पाओगे, तो यू हैव टू थिंक ऑफ द बिगर पिक्चर। द बिगर पिक्चर इज अगले 15 साल के लिए ये चीज़ जरूरी है, क्योंकि ड्रॉप आउट तो बहुत है हमारे स्कूल में। अब ड्रॉप आउट करके वो बच्चा क्या करता है, साइकिल का पंचर बना रहा है, रोड पे भीख मांग रहा है, या इससे बेटर है कि वो किसी कंपनी में जाके एक ब्लू कॉलर जॉब कर रहा है। दैट इज बेटर ऑप्शन। तो आई थिंक और ज़्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस करना, बहुत सारे हम अनाप शनाप सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ाए जा रहे थे पिछले कई सालों से, आपने भी पढ़े होंगे अपने स्कूल में, हमने भी पढ़े। अब ये कहना कि उसका लाइफ में क्या यूज़ है, इससे बेटर ये मैं कह सकता हूँ, उससे कुछ और पढ़ सकते थे ना यार। तो अब नई एजुकेशन पॉलिसी यही बोल रही है कि यार ऐसा करते हैं, इस टाइम के अंदर बच्चे को हम थोड़ा-सा एनालिटिकल थिंकिंग पे फोकस करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग पे फोकस करते हैं, उसका ब्रेन डेवलप करने पे फोकस करते हैं, उसकी वोकेशनल ट्रेनिंग कर देते हैं, वो कोई स्किल सीख जाए। तो आई थिंक उस तरफ अब हम लोग को थोड़ा-थोड़ा जाना चाहिए। दैट कैन बिकम द सॉल्यूशन कि बच्चा ड्रॉप आउट तो करेगा आज भी, क्योंकि हमारे घर में अर्निंग हैंड्स कम है, बच्चे को पैसा कमाने आना पड़ेगा। पर उस टाइम तक वो कुछ ऐसा सीख जाए, जब वो पैसा कमाए तो एक अच्छे पैसा कमाए। 15-20 साल बाद ये डिबेट वापस स्टार्ट कर सकते हैं कि ये गलत है कि सही है। अभी मुझे लगता है इट इज़ द नीड ऑफ द आवर। ये प्रॉब्लम बांग्लादेश ने भी बहुत अच्छे से सॉल्व की है। द यूटिलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल फंड इन बांग्लादेश इज़ गोइंग ग्रेट। आई एम प्रेज़िंग टू मच बांग्लादेश, लोग बहुत ऑफेंड हो जाएँगे, बट व्हाट इज़ ट्रू ना, आप पढ़ो इसके बारे में, आप जब पढ़ो। हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, इंटरनेट का एक प्रॉब्लम है कि हर इंसान के हाथ में दे दिया है उँगलियाँ, और वो कहीं पे भी जाके कुछ भी टाइप कर देते हैं। मुझे लगता है आप पढ़ो, आप चीज़ों को पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि कहाँ प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व किया गया है। सो दिस जैसे एक चाइना का बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है कि अब और कहाँ इवॉल्व कर गए हैं बाकी कंट्रीज़ इज़ दी पीपीपी मॉडल, द पार्टनरशिप बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट सेक्टर, जो हमारे यहाँ धीमे-धीमे इवॉल्व हो रहा है। एजुकेशन में कम है हमारे यहाँ। चाइना के अंदर क्या है कि एक बच्चा 10th क्लास पास करता है तो उसको शहर के कोने में ले जाके एक ज़मीन होगी, बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रीज़ एरिया होगा, जिस इंडस्ट्री को एक उसको पूरा फंड कर रही होगी, और वहाँ बहुत सारे बच्चे आ जाएँगे 10th क्लास पास करने के बाद, और फिर उनको वो ट्रेन करेंगे 2 साल के लिए, और फिर वो जिसने वो प्लांट लगाया है, ट्रेनिंग प्लांट लगाया है, वही इंडस्ट्री उसको एब्ज़ॉर्ब एम्प्लॉय कर लेगी, करेंगे, उस हाँ। बच्चे को एम्प्लॉय कर लेती है। ये चीज़ें हमारे यहाँ भी हो सकती हैं। एक अभी प्लान निकला हुआ है अपने यहाँ भी, अब उसमें क्या है, इनका टारगेट बड़ा ही अनरियलिस्टिक है, बहुत बड़े टारगेट्स लिए हैं इन्होंने। आई एम डोंट नो द एग्ज़ैक्ट नंबर, सो आई एम नॉट कोटिंग इट। सो द टारगेट इज़ कि भारत की टॉप 500 कंपनियों को मिला के कुछ शायद 1 लाख या 2 लाख बच्चों को इंटर्नशिप देनी है, एंड द गवर्नमेंट विल पे फॉर दैट इंटर्नशिप, इंटरेस्टिंग। 5000 स्टाइपेंड पर मंथ। और उसके बाद कंपनीज कैन चूज कि वेदर दे वांट टू एम्प्लॉय देम और वेदर दे डोंट वांट टू एम्प्लॉय देम, बट सरकार पैसे पे करेगी, एंड दिस इज फॉर ग्रेजुएट्स कि उनको ये चीज़ करनी है भारत की टॉप 500 कंपनीज को। सो लेट्स सी, अभी इसके अंदर बहुत सारी कंपनी, जब इन्होंने अभी सबसे पहले पोस्ट निकाला था तो 80,000 वैकेंसी निकाली थी कि 80,000 बच्चे अप्लाई कर सकते हैं 5,000 स्टाइपेंड के लिए, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड वर क्लोज टू 1,70,000 और समथिंग, तो डबल बच्चे अप्लाई कर चुके थे। अब इस पे भी एक क्रिटिकल सवाल है कि 5,000 रुपए में बच्चा नोएडा में रहेगा कैसे? मुंबई में रहेगा कैसे?
और अगर आप देखोगे जितनी भी बड़ी कंपनियां आप देखोगे वो बुलाती इंटर्नशिप के लिए, नोएडा है, मुंबई है, बैंगलोर बैंगलोर में 5,000 में बच्चा नहीं रह पाएगा ना, नोएडा में रह सकता है, किराया ही नहीं दे पाएगा, रहेगा कहाँ। अब ये सारी क्रिटिकल चीजें इसके ऊपर आ आई रही मीन है। इसमें भी फिर वो एडवांटेज प्रिविलेज कोई मिल गया जो आसपास रहते हैं, हाँ वो हाँ करे तो हाँ उनको हाँ, मिल जिनके पापा जाएगा। कह रहे हैं जाओ बेटा तुम सीख के आओ ना थोड़ा, फिर आके मेरी कंपनी में जॉब कर लेना, जाओ पहले अंकल की कंपनी में थोड़ा सीख लो, फिर आना हमारे यहाँ काम कर लेना। सो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी चैलेंजिंग। तो इसका सोल्यूशन ये वाला हो सकता है दैट गवर्नमेंट कैन सपोर्ट्स इंडस्ट्रीज और स्टार्टअप्स कि वो अपने खुद के ट्रेनिंग सेंटर्स लगाएं, और जितना हो सकता है टीयर 3 के अंदर जाके घुस के लगाएं, या डिजिटल माध्यम से भी ट्रेनिंग हो सकती है, बहुत ईजी सोल्यूशन है। दैट देयर कैन बी अ 2 टीचर सिस्टम कि मैं यहाँ से कोई चीज़ ट्रेनिंग कर रहा हूँ और वहाँ पे लेट अस से देयर इज अ डिजिटल बोर्ड और समथिंग, और वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे एक सेकेंडरी टीचर बैठा है जो वो स्किल्स बच्चे को सिखा रहा है, और वहाँ पे बच्चा या यंगस्टर को वो स्किल सिखा रहा है। इस वे में भी ट्रेनिंग आप कर सकते हो इंस्टेड ऑफ इनवाइटिंग देम डायरेक्टली टू द कैंपस। इसके लिए सरकार भी और आई थिंक प्राइवेट कंपनीज को भी इसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें सोचनी पड़ेगी। What do you think is the future of edtech? Given, of course, Byju's story. बायजूस के लिए मैं यही बोलता हूँ, ऑल्दो टीम कहती है नाम नहीं लेना चाहिए बायजू का, बट ऐसा थोड़ी है, वोल्डेमॉर्ट थोड़ी है तो नाम नहीं ले सकते। मैं हमेशा सबको अपने यहाँ बोलता हूँ कि ऐसा नहीं है कि उनसे सीखने को कुछ नहीं है, बायजूस से एक चीज़ सीखने को बहुत स्ट्रांग है, व्हाट नॉट टू डू इन एजुकेशन। आप उनकी मिस्टेक से सीखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्या What do गलत you हुआ। think were the mistakes they made? लॉट्स लॉट्स ऑफ मिस्टेक्स आई थिंक, फोकस ऑन टू मच ऑफ सेलिंग, देन क्रिएशन, focus on too much of marketing, then building the real product, focus on too much of aggression, focus of financial indiscipline। अभी तो ये सारी चीज़ें सामने दिखती है। Hmm. एंड हाँ मतलब इट्स, मैं बहुत शॉक होता हूँ, इट्स बिल्ड बाय अ टीचर। Hmm. रविंद्र सर, मैं आई स्टिल कॉल हिम सर, रविंद्र सर इज अ टीचर, इज अ मैथ्स टीचर। कैट 100 बाई 100 है यार, तो बंदे में दम तो था या Hmm. है, आई डोंट नो। तो बात तो है, मतलब जो चीज़ अच्छी है, मेरी मम्मी कहती है ना कि हर खराब इंसान में भी कुछ अच्छाई होती है। तो अगर दुनिया उनको नेगेटिव देखती है तो कुछ तो है ना यार उनमें, मतलब Hmm. 100 बाई 100 कैट के अंदर मैथ्स के जीनियस आदमी तो है ना वो। Hmm. तो आई डोंट नो क्या अंदर का टीचर धीमे-धीमे कम हो गया, बहुत ज़्यादा सेल्स, क्लास 6 के बच्चे को यूपीएससी का कोर्स चिपका देना, व्हाट इज़ दिस? मतलब बायजूस के सेल्स पर्सन घर आते थे और बोलते थे कि आप 6 क्लास में हो, आप 12th तक का कोर्स ले लो। आप यूपीएससी का कोर्स ले लो, डज़न्ट मेक सेंस ना। तो शायद कुछ चीज़ें सेंस नहीं बना रही थी, और उनके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं था। क्रेज़ी वैल्यूएशंस वर देयर आउट देयर। अ, हाँ, हम लोग उनसे बहुत कुछ चीज़ सब सीखते हैं कि क्या नहीं करना है। कई बार हमसे भी जब गलतियाँ होती हैं, हमें लगता है अच्छा ये नहीं करना है, और हम लोग, हमारे यहाँ लोग पता है क्या बोलते हैं? कुछ गलती होती है, वी आर एक्टिंग लाइक बायजूस। वी मेक मिस्टेक, वी से दैट्स ओह वी विल बिकम बायजूस, वी डोंट हैव टू बिकम बायजूस। हम बार-बार खुद को यही याद दिलाते रहते हैं। तो उन्होंने एक एक स्टोन ये तो सेट कर दिया क्या नहीं बनना है एजुकेशन के अंदर, व्हाट नॉट टू बिकम। आई थिंक द फ्यूचर, अगर इस पर्सपेक्टिव को, नेगेटिव पर्सपेक्टिव को हटाएं, एंड आई विश बायजूस कम बैक स्ट्रांगली, एंड दे शुड, बिकॉज़ दे शुड बी, बायजूस वाज़ गुड विद टेक्नोलॉजी, गुड, एंड अगर आज वो इस स्पेस में होते, आई थिंक एआई के ऊपर अच्छा काम कर रहे होते, अगर उनका फोकस यहाँ होता। तो वो आएँगे तो ओवरऑल एजुकेशन का फ़ायदा होगा, एंड दे कम विद गुड फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स एंड डिसिप्लिन, एवरीथिंग एल्स दे शुड। जैसे उनसे हमने ये भी सीखा कि फाइनेंशियली कंपनी बहुत डिसिप्लिन्ड हो, सारे अप्रूवल सेट हो, एसओपीज़ अच्छे होने चाहिए, कुछ भी इस तरह की मेल फंक्शनिंग ना हो, कहीं से भी आप मनी लॉन्ड्रिंग का कोई कहीं से भी कोई एक सीन छोटा-सा ना बचे। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सबने उनसे सीखी। बट चलो इस पार्ट को हटाते हैं, एजुकेशन का फ्यूचर का बात करें। आई थिंक it's not going to be a technology driven education, and it should be, because that's the only way for making education more accessible, more affordable। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो फिजिक्स वाला नहीं होता, फिजिक्स वाला नहीं होता तो भारत के सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाते, वही मुट्ठी भर कर पाते। तो मैं एक ऐसा प्रोफेसर नहीं हूँ जो ये बोलूँगा नहीं यार टेक्नोलॉजी हेल्प नहीं करती। सो आई एम अ टीचर एट हार्ट, बट आई बिलीव कि टेक्नोलॉजी बहुत ज़रूरी थी फिजिक्स वाला जैसा प्लेटफॉर्म या सारे एडटेक बिल्ड करने में। Hmm. I think the future of education is more and more of technology, but 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 ग्राउंड पे अभी मुश्किल है। जैसे मैंने आपको बताया, भारत के 50% स्कूल में कंप्यूटर नहीं है, उसका क्या फ्यूचर है, वहां भी सोचना होगा। कंप्यूटर नहीं है पर फोन तो है। ओके, द प्रॉब्लम विथ, There again, if my data serves me right, then a billion people in India are using the internet today in some form or हाँ the हाँ other, हाँ, right? राइट 500 million are in urban cities, 500 million राइट are in राइट in the rural areas, right? राइट। This is the last data that शायद I. नंबर ऑफ मोबाइल फोन में हम शायद सेकंड हैं, शायद पूरे हाँ, वर्ल्ड में। so हाँ, given that अगर कंप्यूटर नहीं है, but ऐसा नहीं है कि आपके पास इंटरनेट बैक डिवाइस नहीं है। ट्रू।
इंटरनेट है, हाँ स्कूल्स के अंदर नहीं है। अब प्रॉब्लम ये स्कूल्स के बच्चा आ रहा अंदर है नहीं है। स्कूल्स, हाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके पास घर में एक फोन होगा घर जो में एक दिखा फ़ोन देगा। होता है फैमिली में हाँ जनरली, पापा के पास, मम्मी हाँ के पास एक फ़ोन होता है, बच्चे उसको पढ़ाई के लिए यूज़ करते हैं। इसके अंदर भी एक चैलेंज है ग्राउंड का, मैं आपको ये भी बताता हूँ। तो हम लोग मेरे ख्याल से यूपी के किसी गाँव में थे, बरेली के पास में, और मैं एक सरकारी स्कूल में गया, और जनरली मैं किसी स्कूल में जाता हूँ तो बहुत भीड़ लग जाती है बच्चों की कि अरे अलग सर आए हैं ये वो। मैं उस स्कूल में गया तो नारे-वारे लग रहे थे कि अलग सर जिंदाबाद, ये सब जो भी चल रहा था, और लड़कियों का स्कूल। फिर लड़कियाँ आई, फ़ोटो खिंचवानी है, सेल्फ़ी खिंचवानी है, तो मैंने कहा निकालो फ़ोन, खींच लो। क्या फ़ोन नहीं है? हमने कहा फिर क्या सेल्फ़ी खिंचवाओगे? तो कहे कि हमारे टीचर खींच देंगे और भेज देंगे। हमने कहा चलो ठीक है, स्कूल में नहीं लाने देते। उन्होंने फ़ोटो खींची। फ़ोटो खिंचवाए जा रहे थे, मैंने एक बच्चे को पूछा, जानते हो तुम मुझे? सर आप बहुत बड़े मास्टर हैं। मैंने कहा कौन हूँ मैं, जानते हो? नहीं सर। हमने कहा आप मोबाइल से नहीं पढ़ते? कहे नहीं सर। हमने कहा घर में मोबाइल नहीं है? बोले है सर। हमने कहा तो देते नहीं है? नहीं सर। हमने कहा क्यों? तो टीचर बोलते हैं सर ये भाग जाएँगी ना मोबाइल फ़ोन यूज़ करेंगी तो। भाग जाएंगे मतलब घर से भाग जाएंगी। मतलब अफेयर चल जाएगा। ओह तो गाँव में जो हम्म स्कूल्स हैं, ओके वहाँ फेयर। लड़कों को मोबाइल फ़ोन दे रहे हैं पढ़ने के लिए, लड़कियों को मोबाइल फ़ोन भी नहीं मिल रहा है पढ़ने के लिए। हम्म पेरेंट्स को ये डर है कि बच्ची बिगड़ जाएगी और भाग जाएगी। अब मुझे बड़ा शॉकिंग लगा कि मैं 11th-12th के स्कूल में गया हूँ और बच्चे मुझे पहचानते नहीं हैं। और मेरे को फ़ील हो गया था जिस तरह से वो फ़ोटो खिंचवा रहे थे ना एकदम, क्योंकि एक होता है, एक अफेक्शन होता है, एक प्यार होता है कि सर हैं। वो ऐसे खड़े हो गए जैसे ऐसा लग रहा था उनके टीचरों ने बोला है कि बहुत बड़े आदमी आए, फ़ोटो खिंचवा लेना यार, थोड़ा स्कूल का नाम रहेगा, हम फ़ोटो हम्म लगाएँगे। वो वाली फ़ील आई। तो मुझे समझ में आया कि उसमें 70-80% मुझे मुझे नहीं जानते थे उस स्कूल के अंदर। हम्म हम नहीं पहुँच पाए उस गाँव में। एंड वी ऑलवेज़ से कि हम गाँव-गाँव तक पहुँचे हैं, बट नहीं पहुँचे हम उस गाँव में। तो बहुत से चैलेंजेज़ ऐसे भी हैं। एक तो कई जगह मोबाइल फ़ोन नहीं भी है, और हम्म मोबाइल फ़ोन है तो इंटरनेट की क्वालिटी नहीं है। पर कुछ जगह होके भी बच्चों के हाथ में मोबाइल फ़ोन नहीं है। पेरेंट्स आर नॉट गिविंग मोबाइल फ़ोन टू किड्स। फेयर इनफ। तो ये प्रॉब्लम, तो आई थिंक स्कूल में आके ही पढ़ाई हो रही है अभी भी। हम्म अब स्कूल के अंदर कैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर सकती है, ये देखना चाहिए हम लोग को। जैसे कि हमने एक प्रोजेक्ट किया विद द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। हमने क्या किया वहाँ पे कि जो बच्चे थे जो थोड़े से अंडर प्रिविलेज्ड थे, सरकारी स्कूल आते थे, जो अच्छे बच्चे थे, पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाते थे, हमने वहाँ पे एक स्मार्ट बोर्ड लगा दिया। एंड हमने ये किया है लगभग 110 स्कूलों के अंदर। वहाँ एक स्मार्ट बोर्ड लगा दिया, हमारा टीचर यहाँ से पढ़ाता है, उस स्मार्ट बोर्ड पे उसकी चीज़ डिस्प्ले होती है। वहाँ ग्राउंड पे कर्नाटका गवर्नमेंट के अपने टीचर्स प्रेजेंट हैं जो डाउट वाउट सॉल्व कर देते हैं, हम्म और बच्चे वहाँ पे तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। तो ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ गाँव-गाँव के अंदर भी अगर कंप्यूटर नहीं है, फिर भी किसी तरह से एक अच्छे लेक्चर्स, अच्छा कंटेंट, टीचर ट्रेनिंग, ये सारी चीज़ें हो पाए। जैसे इस पे हमने एक चीज़ बनाई अभी, एक हम एआई बॉक्स बोलते हैं उसको, बट उसके अंदर अभी एआई का एलिमेंट लगातार हम लोग डाल रहे हैं। एक छोटी-सी डिवाइस है। आप ऐसा समझ सकते हो जैसे वो अमेज़न की फायर स्टिक होती है। हम्म। तो वैसी एक डिवाइस हमने बनाई, और वो छोटी-सी डिवाइस आप किसी भी स्क्रीन पे लगाओगे, इट विल कन्वर्ट इंटू एंड्रॉयड स्क्रीन। वेरी उस इंटरेस्टिंग। स्क्रीन की कॉस्ट हो सकती है 5000 6000 टाइप की स्क्रीन। इनफैक्ट अब उसका एक नेक्स्ट लेवल सॉल्यूशन है कि स्क्रीन भी नहीं चाहिए। अब सॉल्यूशन क्या है, एक सस्ता सा प्रोजेक्टर होगा हम्म और सामने एक पर्दा होगा, और हम्म उस पर्दे को हम कन्वर्ट कर देंगे एक एंड्रॉयड स्क्रीन पे। नाउ इन दैट एंड्रॉयड स्क्रीन द लेक्चर्स कैन प्ले, एंड इफ देयर इज अ कैमरा, अगर उसके ऊपर एक छोटा सा कैमरा भी लग पाए, 1000 रुपए का कैमरा भी लग जाए उस टीवी पे, तो वो कैमरा विथ एआई क्लास की अटेंडेंस देख रहा होगा, कौन सा बच्चा आया है, कौन सा बच्चा आज नहीं आया है, तो रोज की अटेंडेंस हो रही है। अब इसके बाद अगर बच्चों के हाथ में, हमने भी क्लिकर बनाया, 1100 रुपए का है। तो ये हम लोग गए थे विजयवाड़ा गए थे, तो वहाँ तो गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव है एजुकेशन के लिए। तो एजुकेशन मिनिस्टर्स मिले तो उनको बड़ा पसंद आया। ये 1100 का क्लिकर बनाया था कि और सस्ता करेंगे, उसको बना रहे हैं। अब बच्चा हाथ से लगातार वोट कर रहा है कि कौन सा क्वेश्चन आया, कौन सा नहीं आया। अब हर एक बच्चे का पूरा रिपोर्ट कार्ड बनता जा रहा है। हम्म सो यू कैन गिव इट टू देयर पेरेंट्स, जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है उनको दे सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ टेक्नोलॉजी ही एक चीज़ है जिससे हम एजुकेशन को एक्चुअली ग्राउंड पे इम्प्रूव कर सकते हैं। टीचर ट्रेनिंग बहुत करनी है। ऑफ कोर्स टीचर रिक्वायर्ड है, विदाउट टीचर पॉसिबल नहीं है। हम्म बट इन्वेस्टिंग इन एआई अराउंड एजुकेशन इज़ वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट, जो शायद इतना अभी नहीं हो रहा है, जो अभी मैंने उनको देखा था। एक टाइम पे हम लोग बहुत फ़ॉलो करते थे उनको, सैल खान करके हैं, ही लीड्स खान अकेडमी, हम्म मतलब ही इज़ वॉव, मतलब ऑफ ही इज़ अ कोर्स। हीरो ऑफ एजुकेशन। अगर आप, या हम लोग एक यूएस के एजुकेशन फेस्टिवल में गए थे, 180 एडटेक्स फ्रॉम इंडिया आए थे। इट्स द बिगेस्ट एजुकेशन मीटअप इन द वर्ल्ड, एरिज़ोना स्टेट यूनिवर्सिटी कराती है। तो वहाँ हम लोग गए थे, तो पीपल वर सेइंग यू आर नेक्स्ट सैल खान, यू आर नेक्स्ट सैल खान, अलक यू आर नेक्स्ट सैल खान, अलक यू आर। मैं सोचा था सैल खान ने किया क्या यार? ये ऐसा क्या है कि नेक्स्ट सैल खान बोल रहा है, मैं अलग पार्टी हूँ। बट हाँ, ही हैज़ डन अ लॉट इन एजुकेशन, और जिस तरह से उनकी रिस्पेक्ट है बाहर, एंड ही इज़ इन्वेस्टिंग इन एआई। इलॉन मस्क इज़ सपोर्टिंग हिम। इलॉन मस्क ने उस बंदे को
बिना इक्विटी के ग्रांट दे रखी है। ओह! उन्होंने अभी एक एआई ट्यूटर का वीडियो निकाला था व्हिच इज़ एडॉप्टिव एआई, जो बच्चा बच्चा एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल सॉल्व कर रहा है, हुँ, एक स्क्रीन के ऊपर, और एआई उससे पूछ रहा है कि बताओ इस सवाल में अल्फा एंगल निकालना है, पहले बताओ अल्फा एंगल कौन-सा है? तो कह रहा है ये, कह रहा है अल्फा एंगल 90 डिग्री तो नहीं है? बच्चा कह रहा है कि हाँ 90 डिग्री है, कह रहा है नहीं 90 डिग्री नहीं है, ध्यान से देखो 90 डिग्री एंगल ये होता है, एक बगल में ट्रायंगल बन के दिख गया। वो उसको लगातार स्टेप बाय स्टेप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प कर रहा है, पर्सनलाइज़ेशन जो मैं बात कर हुँ। रहा हूँ, हर बच्चे की पढ़ाई करने की, याद करने की स्पीड। वॉव! ये हम तो बिल्कुल इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। दिस इज़ द फ्यूचर ऑफ आई या थिंक एजुकेशन, and yes, this is where it is going more towards technology, more towards teacher training, and I think more towards vocational training भी जाना चाहिए, जो मैं शुरू में बात कर रहा था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कराते रहोगे, सीट्स तो उतनी ही रहेगी ना भैया। हुँ। सरकारी एग्जाम की तैयारी कराते रहेंगे, हाँ, सीट्स तो मतलब उतनी है। आर्ट्स को भी तो सपोर्ट करो थोड़ा। आई थिंक हमारे कंट्री में हम आर्ट्स में इतना इन्वेस्ट नहीं करते। ट्रू, विद आई थिंक बट विद सोशल मीडिया कमिंग इन, चीज़ें चेंज हो रही है समय के हुँ, साथ साथ, और बहुत सारे अलग अलग स्किल्स आएंगे जिसके अंदर बच्चे इवॉल्व करेंगे। आई थिंक दैट विल हैपन। हुँ, फ्यूचर ऑफ एजुकेशन शुड स्टार्ट विद द बेसिस ऑफ एजुकेशन, आई थिंक सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे। तो एक बार मैं इनके साथ बैठा हुआ था, दिस आई हैव insane respect for this person, Nandan sir, Nandan Nilekani sir, हुँ, the Infosys, हुँ, हुँ। the man behind Aadhaar, the man या, behind या, या, everything that you see digitally, मतलब यूपीआई। करेक्ट। तो इनके साथ मैं बैठा था, तो मैं यही डिस्कस कर रहा था। मैंने बोला सर मैं ना अब गाँव-गाँव में जाऊँगा और स्कूल के अंदर ये स्मार्ट बोर्ड लगाऊँगा और ऐसे करके एकदम हम लोग ऐसा बनाएँगे। उन्होंने बोला देखो अलग, मतलब मैंने बहुत काम किया है। डोंट गो एकदम डीप में मत चले जाना सीधा, कुछ इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। हुँ, तो उन्होंने कहा पहले आप लेवल ए पे बैठे हो ना, आज लेवल ए के बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप पहले लेवल बी पे आओ। हुँ। जब आप लेवल बी के बच्चों को लेट इट ट्रेन करो, ट्रिकल डाउन। हाँ, लेवल बी के बच्चों को ट्रेन करोगे, लेवल सी वाला अपने आप लेवल बी तक खुद पहुँच जाएगा हुँ, आफ्टर 10 इयर्स। तो उन्होंने हुँ, कहा पहले ये मिड लेयर को इम्प्रूव करने की कोशिश करो। हुँ, सो आई थिंक वही है कि पहले हम लोग भी टियर 3 सिटीज़ को और इम्प्रूव करें। पहले उन जगहों को इम्प्रूव कर पाएँ जहाँ इम्प्रूवमेंट के चांसेस, हुँ, सुनने में खराब लग रहा है पर यही सच है ना। हुँ। कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ इम्प्रूवमेंट के चांसेस ही नहीं है भाई, आप स्कूल में I mean, जाओगे। honestly, in some industries, unfortunately, you trickle top to down. हुँ, Even though the bottom of the pyramid is much heavier and needs much more to be done, हुँ, but it's just acceptability and ease of business is so much easier, is higher in the top of the pyramid. So you trickle down to the bottom. ट्रू, ट्रू। मेरा चैलेंज क्या है, मैं एक टीचर से एक धीमे-धीमे एंटरप्रेन्योर बन गया, एडटेक बन गया। एडटेक को जब तक आप एक स्टार्टअप की तरह देखोगे, आप रेवेन्यू चेक करोगे, आप प्रॉफिटेबिलिटी चेक करोगे, आप ग्रोथ चेक करोगे, आप मल्टीपल चेक करोगे, तब तक रियल वैल्यू क्रिएशन हो नहीं पाएगा, क्योंकि फाउंडर्स का फोकस इसी तरफ रह जाएगा कि हम कैसे और बच्चे पढ़ा दें, हम कैसे और रेवेन्यू बना दें, हम कैसे कोर्स का प्राइस बढ़ा। तो एडटेक को डिफरेंट एंगल से देखना चाहिए, बहुत डिफरेंट एंगल से देखना चाहिए। और आई थिंक मैंने एक बार बोल दिया था कि एडटेक नॉट फॉर प्रॉफिट कर दो, वो भी लोगों को खराब लगा था कि नॉट फॉर प्रॉफिट कर देंगे तो हाउ विल इन्वेस्टर्स मेक मनी, और नॉट फॉर प्रॉफिट के अंदर भी इतना ब्लैक वाइट होता है, तो उससे भी कुछ सोल्यूशन। बट गवर्नमेंट शुड थिंक ऑफ समथिंग डिफरेंट, कि पीपल हु वांट टू रियली चेंज एजुकेशन इज शुड बी गिवन चांस, शुड बी गिवन सपोर्ट। कुछ तो सोचना पड़ेगा, मतलब मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत से लोग हैं इंडिया में जो चाहते हैं एक्चुअली कुछ चेंज हो। एंड मेरे जैसे लोग, मैं पर्सनली बताऊं, मैं नहीं फंसना चाहता इस रेस में कि फिजिक्स वाला का कितना रेवेन्यू हुआ, फिजिक्स वाला का कितना प्रॉफिट हुआ। अब मैं तो इस आपको करना ही पड़ेगा. You don't have a choice. आई डोंट हैव अ चॉइस, बट आई Yeah. वांट दैट चॉइस एंड आई थिंक गवर्नमेंट कैन गिव मी दैट चॉइस। Mm. इफ आई कैन टीच अ स्टूडेंट जो उड़ीसा के एक गांव में बैठा है और वो बच्चा सेलेक्ट होकर आईआईटी जाता है, अगर मैं एक ऐसे बच्चे को पढ़ा सकता हूँ जो कश्मीर में घर घर जाके पेंट कर रहा था और आज वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस कर रहा है, तो आई डिजर्व वन मोर चांस, कि मेरे को एक चांस दो कि मैं और इम्प्रूव कर पाऊँ, मैं और ज़्यादा स्तर पे घुस पाऊँ, और ज़्यादा ग्राउंड से चीज़ें सुधार पाऊँ। मुझे इस साइकिल में नहीं फंसना, और हमें से किसी एजुकेशनिस्ट को फंसना नहीं चाहिए। इट्स जस्ट दैट Mm. बनते बनते कहानी ऐसी बन जाती है। एंड इफ यू डोंट मेक रेवेन्यू यू कैन नॉट सर्वाइव। Yeah, आई yeah, कैन yeah. गिव यू एग्जाम्पल ऑफ लॉट ऑफ गुड एजुकेटर्स हु कुडंट सर्वाइव, क्योंकि पैसे ही नहीं बन रहे थे। आप रेलिवेंट ही नहीं रहोगे, आपका इंजन ही नहीं चल रहा होगा। Mm. तो इंजन चलाने के लिए पैसे बनते रहने चाहिए, बट विद दैट अगर आप सोच रहे हो आप फिलैंथ्रोपी करो, तो यू नीड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, फ्रॉम एचएनआईज, फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर्स, कहीं से आपको सपोर्ट चाहिए होगा इस पूरी फिलैंथ्रोपी को सपोर्ट करने के लिए। एंड आई थिंक गवर्नमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन। अगर वो Mm. ये कर सकते हैं, करते भी हैं बहुत जगह, गवर्नमेंट हमारे साथ प्रोजेक्ट्स करते भी हैं, अच्छे भी जाते हैं हम लोग के साथ में, प्रोग्रेसिव हैं। बट आई थिंक अभी भी गवर्नमेंट का कोर फोकस एजुकेशन अभी भी इंडिया में नहीं है, Mm. एंड दैट इज क्लियरली रिफ्लेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ मनी वी आर स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन। अगर होता तो वो 60 साल नहीं लगते ना। Mm. Agreed. वी नीड टू इम्प्रूव दैट, बस यही है।
Alak, as we come to the end of this conversation, I ask this question to everyone who comes. How do you unwind after hours? आप क्या करते हो after a busy day relax करने के लिए, अगर relax करते हो तो? मम्मी से बात करते हैं, अच्छा So लगता है, sweet. बहुत अच्छा लगता है। अम्मा बोलते हैं, वैसे तो मम्मी अब बोलने लगे। अम्मा बोलते हैं, अम्मा के बगल में बैठ जाते हैं, कुछ बातें करते हैं। अम्मा भी यही बातें करती हैं कि ज़िंदगी कितनी बदल गई, हम लोगों ने कभी सोचा नहीं था। यही सारी बातें, अम्मा से बातें करना ही या पापा से बातें कर ली बैठ के, यही होता है। वाइफ़ से तो बातें होती रहती है मेरी। अम्मा से बात करना, पापा से बात करना, कभी रात में, कभी-कभी हफ़्ते-हफ़्ते नहीं भी होती बात, पर वही है सबसे ज़्यादा सूदिंग। और बहन से बात कर लिया, तो घर वालों से आई थिंक बात करना सबसे ज़्यादा सूदिंग लगता है। पर होता नहीं है, जनरली क्या है ना, मैं इतना पागल आदमी हूँ ना, दिन भर मैं कमेंट में बैठा रहता हूँ, क्या लिख रहा है बच्चा, क्या कह रहा है, अच्छा, अच्छा ये कह रहा है, अच्छा ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। अच्छा, टीम मेरी डेटा को लेके बैठती है, मैं भी डेटा को देखता हूँ, डेटा एनालिसिस करता हूँ, और मुझे लगता है कि यू डोंट नीड टू बी एनी डेटा इंजीनियर टू अंडरस्टैंड डेटा। No, you don't. अच्छा आईक्यू होना चाहिए, 1 डेढ़ साल में आप पकड़ने लगोगे। एंड देन यू, और आप ये भी पकड़ लो कहाँ डेटा मैनिपुलेट हो रहा है, Hmm. बहुत ईज़ी होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा कमेंट, तो मेरी टीम मेरे पास लेके आएगी ना शाम को, सर ये ना बच्चे ये चीज़ पसंद नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूँ मैसेज देखो एक बार खोल के, मैंने 4 घंटे पहले ये चीज़ मैसेज की है, कि आपको कैसे पता? मैंने कहा इंस्टाग्राम पे स्टोरियाँ लग गई थी। सिंपल है, आप कोई चीज़ गलत करोगे, बच्चे को हमारे यहाँ पता है कि सबसे सही तरीका है अपनी वॉइस रेज़ करने का, इंस्टाग्राम स्टोरी लगा Tag, दो, यूट्यूब पे कमेंट कर tag, दो, sir. एंड दे डोंट लाई। कई बार मैं टीम को बोलता हूँ कि यार ये कमेंट ये कह रहे हैं, कहे नहीं नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेंड नहीं। मैंने कहा अरे यार कमेंट, कह रहे नहीं नहीं, हमने कहा बिना बात के थोड़ी कमेंट आ रहा है, बिना बात के थोड़ी स्टोरी लग रही है। फिर शाम तक आएंगे, हाँ सर सही कह रहे थे सर, है तो हमारे पास डेटा अपडेट नहीं हुआ था, शाम का दोपहर तक का था। तो सबसे पहले मैसेंजर तो बच्चे हैं, सोशल मीडिया से सारी कहानी Hmm. कि यहाँ ये प्रॉब्लम, यहाँ ये प्रॉब्लम है, ये टीचर ने ये बोल दिया। Does that imply that I will catch you easier on Instagram DMs आ, than WhatsApp? मैं, मेरा इंस्टाग्राम पे खुद का अकाउंट है ही नहीं, पहली Hmm. बात तो ये है। तो कहीं तो आप देख रहे हो ना कि टैग हो रहा हाँ, है, कोई तो तो अकाउंट है हाँ, ना? तो मैं अपनी वाइफ़ की आईडी यूज़ करता हूँ और उससे देखता रहता हूँ कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ क्या चल, और मैं इंस्टाग्राम बहुत बार डिलीट भी करता हूँ। तो इंस्टाग्राम, मुझे लगता है इंस्टाग्राम इज़ मोर एडिक्टिव देन यूट्यूब, It मच is मोर एडिक्टिव। 100%. We're gonna play a quick game with you. It's called the Pulse of Physics. मैं आपको 3 चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए बोलूँगी। आप ऐसे सोचो कि आप 5 साल के बच्चे को समझा रहे हो, हुँ, ठीक है? एक्सप्लेन ग्रेविटी टू अ 5 ईयर ओल्ड। तो बेटा जी आप ऐसे समझिए कि अगर दुनिया में आप पृथ्वी पे, आप बेटा जी ऐसे समझिए कि आप पृथ्वी पे कहीं पे भी हो, और लेट अस से कि अ मुश्किल है, क्या लूँ? ये ले लूँ? लेट अस से कि मान लेते हैं बेटा, ये पृथ्वी, आपको पता है ना पृथ्वी ऐसे गोल है ना? अब आप मान लो पृथ्वी पे यहाँ पे खड़े हो, तो आप ठीक हो। और मान लो आप पृथ्वी पे यहाँ पे खड़े हो, तो आप ऐसे ब्रह्मांड में कहीं गिर नहीं जाओगे बाहर? ऐसे पृथ्वी गोल है ना, यहाँ खड़े हो तो गिर नहीं जाओगे आप? तो बेटा ग्रेविटी क्या है? ऐसी ताकत है, जो आपको पृथ्वी से हमेशा जोड़ के रखती है। उसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। और ये ताकत सिर्फ़ पृथ्वी के पास नहीं, सब चीज़ के पास होती है, जो आप जब बड़े हो जाओगे तो और आप समझोगे। आप ये समझो जब भी आप पृथ्वी के आस-पास हो, तो आप पृथ्वी से जुड़े रहते हो। अब जैसे इसका एक सिंपल सा देखो, जैसे मैंने ये उछाला तो ये नीचे आ गया। नीचे क्यों आया? क्योंकि पृथ्वी ने इसको नीचे की तरफ खींच लिया, है ना? एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें मैंने पढ़ा था कि कि न्यूटन ग्रेविटी डिस्कवर नहीं करता तो चीज़ें उड़ती रहती। I Yeah. have to learn this. Explaining to 5-year-old kid is tough. It's Hmm. very tough. I have not dealt with that. Explain Newton's third law. अब वो यार उसका बड़ा खराब तरीका है बताने का। कैसे बता दूँ? तो बेटा न्यूटन साहब थे, उनका तीसरा नियम ये कहता है कि आप अगर किसी को, बेटा आप जाके अगर अपने दोस्त को एक थप्पड़ मारोगे, तो वो भी पलट के आपको वापस एक थप्पड़ मार देगा। तो जो भी आप करते हो बेटा, उसका एक बराबर का और उल्टा एक आपको जवाब मिलता है। ये है न्यूटन का तीसरा नियम। जैसे आप सोचो कि अ, आप ऐसे सोचो कि जब आपने देखा होगा कि एक जहाज ऊपर उड़ता है, तो जहाज ऊपर क्यों उड़ता है, आसमान में क्यों उड़ जाता है? क्योंकि जहाज क्या करता है, हवा को नीचे की तरफ दबाता है, और हवा क्या करती है, जहाज को ऊपर की तरफ ढकेल देती है। तो एक दूसरे पे, इसने, जहाज ने हवा पे नीचे की तरफ ताकत लगाई, हवा ने जहाज पे ऊपर की तरफ ताकत लगाई। तो हमेशा बेटा अपोज़िट डायरेक्शन में होता है और इक्वल
ताकत लगता है। 5 साल के बच्चे को पता नहीं अपोजिट इक्वल समझ में आएगा कि नहीं, मुझे नहीं ये नहीं, नहीं पता है। you are underestimating the 5-year-old of today. अच्छा, बिग बैंग अगर आपको समझाना हो तो it's a tough one. 5 साल के बच्चे को मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, बुश बेटा, और फिर उसके बाद हम सब पैदा हो गए। बाकी आगे ही पढ़ पाओगे ये। at आगे least पढ़ के भी कंफ्यूज ही हो गया. I think that's something. इसका एक प्रॉब्लम बता ही हाँ. देता हूँ, एड्रेस कर देता हूँ। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं जिनके अंदर ये बहुत ज़्यादा बचपन में क्यूरी होता है कि हमें टाइम ट्रेवल समझना है, हमको ब्लैक होल समझना है, हमको बिग बैंग समझना है, हमको टाइम इरेजिंग कॉन्सेप्ट समझना है। मज़ा तो सबको आता है, ये सब 10 मिनट की वीडियो देखने में बड़ा मौज होता है, बट द मैथ्स बिहाइंड इट वो किसी को नहीं करनी है। असल में क्या होता है यू डोंट नो, बस आपको बस वो इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनने हैं कि वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स क्या है, वो ट्विन ब्रदर पैराडॉक्स क्या है, बट किसी को उसके अंदर की मैथ्स जब करने को तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता है। सो आई थिंक इट्स मोर ऑफ मैथ्स देन मैजिक। Done. That was great. Thank you, Alak sir. अरे है ना, मैं आपको बाय द एंड फिर मैंने इतना सीखा है, मैं तो आपको अरे सर ही बोलूंगी. थैंक यू बानी मैम। बट थैंक यू फॉर कमिंग. मुझे बड़ा मजा आया आज आपके साथ इतनी सारी बातें करके. एंड होपफुली आई विल सी यू सून. ऑल द बेस्ट Definitely. फॉर एवरीथिंग एंड थैंक यू फॉर स्पेंडिंग सम टाइम विद ना अस. ना, गुड विशेस टू यू एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। Thank you. We have a little gift for you अरे वाह, because you've been such a gracious guest. अरे वाह, इसके अंदर वो टॉफी भी होगी क्या? अरे वाह, दैट इज इंटरेस्टिंग। ओह थैंक यू, माइक में फंस गए।